दरिया हो या पहाड़ हो टकरा जाना चाहिए, दरिया हो या पहाड़ हो टकरा जाना चाहिए, जब तक है सांस जिए जाना चाहिए। वैसे तो हैं दीवारें बहुत रास्ते में, वैसे तो हैं दीवारें बहुत रास्ते में, मगर कुछ नहीं है तो खुद से भी उलझ जाना चाहिए। इसका मतलब होता है कि जब आप अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेते हो और जब आप उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते हो, तो अगर रास्ते में पहाड़ आ गए हैं, चाहे दरिया आ गया है, उनसे भी टकरा जाना चाहिए। और वैसे तो दुनिया है आप लोगों के मार्ग में बिल्कुल दीवार बन के खड़े रहेंगे, तो वैसे तो आप लोगों के जीवन में दीवारों की कमी नहीं है, लेकिन कुछ नहीं है जीवन में, कुछ सामने नहीं आ रहा है तो खुद से भी टकरा जाना चाहिए। फिर खुद को कहना चाहिए नहीं, मैं करके रहूंगा ऐसा, मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है। तो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आज की इस शानदार क्लास में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की तैयारी बड़ी शानदार तरीके से चल रही होगी, बड़ी मजे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम अपनी बुक विस्टस का एक नया चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ है, वो कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। और बात करें अपने इस चैप्टर के बारे में, तो चैप्टर में सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर का सारांश है वो बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। इसके बाद में बात करेंगे अपने इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में, बिल्कुल यानी कहने का मतलब इतने क्वेश्चन बनाए हैं कि आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, तो उन क्वेश्चंस का भी हम हल करने वाले हैं। इसके बाद में बात करें चैप्टर के क्वेश्चंस के बारे में, तो क्वेश्चंस तो हल करेंगे ही, साथ ही में हम एडिशनल क्वेश्चंस जो कि आपकी प्रीवियस एग्जाम पेपर्स में पूछी जा चुकी है, यानी अपने कहने का मतलब लास्ट एग्जाम में पूछी जा चुकी है, पीछे के एग्जाम में आ चुके हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम हल करने वाले हैं। इसका मतलब है कि आप लोगों को ये वीडियो, ये क्लास है वो कंप्लीट बिना स्किप किए हुए देखनी है, ताकि आपको आपके एग्जाम में कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। तो अपने इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास में मैंने बता दिया क्या पढ़ने वाले हैं रे, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ ये पढ़ने वाले हैं, यानी जर्नी हम पृथ्वी के पार की करने वाले हैं। अब इसका मतलब है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद अपने चैप्टर को शुरू करेंगे, रहे ना, चिंता मत करो, हर चीज़ समझाऊंगा। इस चैप्टर में आपको मैं ऐसे सारांश बताता चलूँगा, अगर आप ध्यान से अभी सुन लेते हो तो इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो गलत नहीं करोगे, ये तो गारंटीड है भाई, है ना। ध्यान से सुनना मेरी बात। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी के अंत की यात्रा, यानी जहाँ पर अपनी पृथ्वी खत्म हो जाती है वहाँ की यात्रा। अब कहोगे सर पृथ्वी कहाँ पे खत्म होती है, पृथ्वी तो है ही नहीं, खत्म कहाँ होती है, नहीं होती है पृथ्वी, देखो खत्म। मैं कब कह रहा हूँ पृथ्वी खत्म होती है, अपनी ये पृथ्वी है, ये मान के चलो, है ना। देखो मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ, ये अपनी ग्लोब है, ये ग्लोब है। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये भूमध्य रेखा है, ये अपनी ग्रीनविच रेखा है, ये अपने पास कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। अब यहाँ इस तरफ बढ़ते हैं, इस तरफ बढ़ते हैं या उस तरफ बढ़ते हैं, तो अपने पास ये जो है ये क्या है, ये अपने पास है ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, और ये दक्षिणी ध्रुव है। जब अपन दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं तो जिसको अपन अंटार्कटिका कहते हैं वो आता है, और अंटार्कटिका जो क्षेत्र है वो अपनी पृथ्वी का अंतिम हिस्सा होता है। अब अपने जो ऑथर हैं, है ना, टिसानी दोषी, ये क्या करते हैं, इस यात्रा पे जाते हैं भाई, इस यात्रा पे निकलते हैं, और इसी को इन्होंने क्या नाम दे दिया, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। और ये चाहते भी ऐसा है कि ये जो मैं यात्रा की है मैंने, ये यात्रा से मैंने क्या सीखा है, ये बच्चों को सिखाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद में हमें पता चलता है कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं, हमें वास्तविकता का एहसास होता है। ये सारी बातें अपन इसमें करेंगे, रहे चिंता मत करो, है ना, सारी बातें करने वाले हैं। अगर बात करें अपने पास थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा बिफोर यू रीड में क्या है, देखो, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, द अंटार्कटिका इज प्लेस टू गो टू, बोन वॉयज, यानी कहने का मतलब अपने पास है कि ये जो लाइन है ना, ये बोन वॉयज के द्वारा कही गई है। और ये क्या कह रहे हैं, अगर आप अपना जो ग्रह है, अपना जो प्लेनेट यहाँ पे अर्थ से लिया गया है ना, अपनी पृथ्वी से लिया गया है, ये क्या कह रहे हैं, अगर आप अपनी पृथ्वी का भूत जानना चाहते हो, अरे भूत वो नहीं, घोस्ट नहीं रहे, भूत का मतलब अपना जो
पास्ट है, पास्ट जिसको अपन कहते हैं, यानी जो बीत गया है उसको जानना चाहते हो, और अगर हम अपना प्रेजेंट जानना चाहते हैं और हम भविष्य में कहाँ जा रहे हैं ये जानना चाहते हैं, तो एक स्थान है जहाँ पे हमें जाना चाहिए, और वो है आपके पास अंटार्कटिका, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं और कहाँ पहुँचेंगे, ये है। और ये किसने की, बॉन वॉयज ने कही है। अब अपना चैप्टर देखो, शुरू करते हैं अपने पास। अपने चैप्टर में देखो, अर्ली दिस ईयर यानी इस वर्ष के प्रारंभ में, आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया भाई, अब्रॉड ए रशियन रिसर्च वेसल द एकेडमिक सोकास्की हेडिंग टुवर्ड द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट वाइंडेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। यानी कहने का मतलब ये क्या कह रहा है कि इस वर्ष प्रारंभ में मैंने अपने आप को एक रशियन रिसर्च वेसल था, रशियन यानी रूस का, रिसर्च यानी खोजबीन अनुसंधान करने वाला, वेसल यानी जहाज होता भाई, है ना, पानी में चलने वाला जो बड़ा जहाज होता है जो अपने पास प्रयोग वगैरह करता है, उस जहाज को कहते हैं वेसल। इस जहाज का नाम याद रखना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, एकेडमिक सोकास्की, सोकास्की है, ये ध्यान में रखना। हेडिंग टुवर्ड, और ये कहाँ जा रहा था भाई, ये जहाज जा रहा था टुवर्ड द, की ओर जा रहा था, कोल्डेस्ट यानी सबसे ठंडा, ड्राइएस्ट यानी सबसे शुष्क, और बात करें वाइंडेस्ट सबसे हवादार कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप की तरफ बढ़ रहा था ये जहाज, इन द वर्ल्ड जो कि दुनिया का सबसे अपने पास ठंडा है, सूखा है, वाइंडेस्ट हवादार महाद्वीप है, वो है अंटार्कटिका। उस महाद्वीप का नाम याद रखना, अंटार्कटिका है। माई जर्नी बिगिन 13.09 डिग्री नॉर्थ टू द इक्वेटर इन द मद्रास। अब चलो बात करते हैं कि इनकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई है भाई, अपने ऑथर की। ये हुई है इनकी यात्रा बिगिन 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। इक्वेटर का मतलब ये ध्यान में रखना भाई, भूमध्य रेखा के 13.09 डिग्री उत्तर में से मेरी यात्रा शुरू हुई, वो मद्रास से। सर ये 13.09 डिग्री कैसे समझाओगे, हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। चलो हम एक्सप्लेन कर लेते हैं इस पे, ये मान के चलो, ये ऐसे नहीं सब एक्सप्लेन होगा भाई, ये अपना क्या है, ग्लोब है, और इसमें थोड़ा सा बता देते हैं आपको क्योंकि समझना जरूरी है। ये भूमध्य रेखा, ये मकर रेखा मैंने बता दिया, ये अपने पास कर्क रेखा है। अपना भारत कहाँ पे है, अपना भारत कुछ इस तरीके से है ना, और उसकी यात्रा यहाँ से शुरू हुई है। इसका मतलब ये जो है ये क्या है, 23.5 डिग्री है उत्तरी अक्षांश, और यहाँ पे अपने पास मद्रास है, तो यहाँ पे इसकी जो आती है वो आती है 0.9 डिग्री। ये अक्षांश है ना, यहाँ पे अपने पास मद्रास रेखा, यहाँ से इसकी यात्रा शुरू होती है। अभी देखो जियोग्राफी का चैप्टर आने वाला है, मैं बड़े शानदार तरीके से आप लोगों को उसमें समझा दूंगा। अभी फिलहाल अपने इंग्लिश की बात लेते हैं। एंड इन्वॉल्वड क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, और इसमें अपने पास 9 समय जो टाइम जोन सम्मिलित थे। सर टाइम जोन क्या होता है, टाइम जोन वो बिंदु होता है जहां पर जाकर अपना समय परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, जहां पर जाकर अपने पास एक समय से दूसरे समय में डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, वो टाइम जोन होता है। 6 चेक पॉइंट होते हैं, चेक पॉइंट होते हैं अपने पास समुद्र महासागरों में चेक पॉइंट बनाए जाते हैं भाई, है ना, वो वे होते हैं। 3 बडीज ऑफ द वाटर, वाटर बडीज क्या होती है सर, वाटर बडीज वो क्षेत्र होता है जहाँ पे ये सम्मिलित किया जाता है, इस क्षेत्र का पानी है, उस क्षेत्र का पानी और इस क्षेत्र का पानी, यानी पानी के 3 प्रकार बन जाते हैं, वो वाटर बडीज हो जाती है। एंड एटलीस्ट मैनी इकोस्फीयर, और इकोस्फीयर यानी पारिस्थितिकी जो अपने पास वातावरण होता है उसको भी मैंने कई प्रकार के जो इकोस्फीयर है वो भी देखे हैं, पर्यावरण भी देखे हैं, ये उसने पार किया भाई। अब देखो आगे क्या लिखा है इसने, हाँ, बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स इन द कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार एन एरोप्लेन एंड ए शिप। ये ध्यान में रखना तीनों नाम, कार, एरोप्लेन और शिप। एक्चुअली में जब अपने ऑथर ने वहां पर कदम रखा अंटार्कटिका पे तो उसकी 100 घंटे की यात्रा हो चुकी थी। ओवर है क्या, हाँ ओवर, यानी 100 घंटे से ऊपर की यात्रा हो चुकी थी। और इसमें उसने जो यात्रा करी थी वो यात्रा अपने पास से किस किस से करी थी, कार से, एरोप्लेन से और शिप से यात्रा करी थी। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिका एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप एंड द अनइंटरप्टेड ब्लू होरिजन वाज रिलीफ। तो इस प्रकार से क्या है कि मेरा जो पहला इमोशन आया था, मेरे जो पहले मन के भाव आए थे, अरे कहने का मतलब जो पहले पहले मन के भाव होते हैं ना, ऐसे नहीं समझ में आएगा। अब अगर आप अपने पास कहाँ है, आपके लिए फादर है, वो जा रहे हैं कहीं सगाई सुई करने के लिए जा रहे हैं, तो जब आप पहली बार लड़की को देखते हो तो जो इमोशंस आते हैं ना, वही इमोशंस इसके हुए थे। अब आप देखो सर किससे जोड़ रहे हो, क्या बताऊँ, तो आप लोगों को ऐसे इमोशन समझ में नहीं आएगा ना। ऑन फेसिंग अंटार्कटिका, जब मैं अंटार्कटिका पे वो जब मैं उस पर पहला कदम रखा था, उसकी विशालता, एक्सपेंसिव का मतलब होता है विशालता, वाइट लैंडस्केप, वो सफेद लैंडस्केप परिदृश्य से देख कर क्या हो गया, एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होरिजन,
और बिना किसी चीज़ के बाधित, अनइंटरप्टेड का मतलब था बिना बाधा के। वो जो ब्लू हॉरिजॉन्टल था भाई, ब्लू हॉरिजॉन्टल कैसे कह रहा है, वो इसलिए कह रहा है क्योंकि वो जो बर्फ जमी हुई थी उस पर नीला आसमान जब दिखाई दे रहा था, नीला ही नीला सारा कुछ अपने पास जो हॉरिजॉन्टल था, क्षेत्र था, वो दिखाई दिया उसको। वाज रिलीफ, उसमें मुझे आराम महसूस हुआ भाई। फॉलोड अप, इसके बाद में विथ एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, उसके बाद में तुरंत ही बहुत ही गहरे आश्चर्य में खो गया। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, बिल्कुल उस आश्चर्य उसके उच्चतम बिंदु पे, इमेंसिटी का मतलब होता है विशालता, उच्चतम बिंदु पर, है ना, विशालता। ऐसे कैसे, इट्स आइसोलेशन, इसके अकेलेपन पे, आश्चर्य किस पे हो रहा था उसको, इसकी विशालता पर हो रहा था। इट्स आइसोलेशन, इसके अकेलेपन पे था भाई, ये अकेला, आइसोलेशन मतलब अकेला, बिल्कुल इसके अलावा कोई नहीं है वहाँ पे। बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंडमार्क, लेकिन ये कैसे हो सकता है मुख्यतः कि किसी जमाने में भारत और अंटार्कटिका एक ही भूमि लैंडमास के हिस्से थे, ये कैसे हो सकता है रे। तो ये सत्य बात है, अपने पास यहाँ पे इनके दो लैंडमास के भिन्न अपने पास टकराने से हिमालय होता है, उसके बाद में इसके ये अलग हो जाता है। ये एक पुराने जमाने की बात है, करोड़ों वर्षों पहले की बात है। देखो अपन बात करते हैं, पार्ट ऑफ हिस्ट्री में चलते हैं, तब समझ में आएगा, ऐसे थोड़ी ना आएगा रे। पार्ट ऑफ हिस्ट्री का मतलब इतिहास का भाग बताता हूँ मैं आप लोगों को, ऐसे नहीं समझ में आएगा। 650 मिलियन ईयर्स एगो, यानी 650 मिलियन ईयर्स एगो, ये क्वेश्चन देखते हैं आगे, है ना, ध्यान में रखना क्वेश्चन आएगा भाई। 650 मिलियन ईयर्स एगो ए जियांट डिड साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट, यानी यहाँ तक बात करें तो अपने पास एक विशाल जो है ना, विशाल, अमलमेटेड का मतलब होता है मिलाना भाई, है ना, दो टुकड़ों को मिलाने वाला जो होता है अमलमेटेड। साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट, दक्षिणी सुपर कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप जो होता है, बड़ा महाद्वीप जो होता है, उसके बारे में बात करें तो वो गोंडवाना था, और ये वास्तव में एग्जिस्ट करता था भाई उस समय। कब, 650 वर्ष पहले। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, और अगर अपन बात करें तो ये सेंटर था किसका, ये वर्तमान में जो अंटार्कटिका है वहां पर था ये अपने पास कौन, गोंडवाना। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, उस समय भाई बातें, जो वातावरण था, वस्तुएं का मतलब, थिंग्स का मतलब यहाँ पे अपने पास जीवन से, वहाँ की वनस्पति से लिया गया, वो बिल्कुल अलग थी उस समय। ह्यूमन हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोब सीन, और बात करें इस समय तो मनुष्य अपने पास इस ग्लोब पर नहीं आया था, अपनी पृथ्वी पर नहीं आया था, उस समय मनुष्य नहीं बना था रे। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और वातावरण बहुत ही गर्म था। एंड बात करें होस्टिंग ए ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा, यानी बहुत ही वेराइटी, विविध प्रकार की फ्लोरा एंड फना है आगे, फ्लोरा एंड फना ये इसमें अपने पास थी भाई। फ्लोरा एंड फना का मतलब होता है भाई वनस्पति, जो प्राचीन वनस्पति होती है उसको फ्लोरा एंड फना कहते हैं। इसके बाद 400-500 मिलियन ईयर्स, अच्छा ये देखो 400-500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव, लगभग 500 मिलियन वर्ष तक, 500 मिलियन वर्षों तक गोंडवाना है वो अपने अस्तित्व में रहा भाई। वहाँ पे थ्राइव्ड का मतलब था अस्तित्व में रहना, अपने आप में बने रहना, जैसे अपनी पृथ्वी अभी बनी हुई है ना, वैसे ही ये भी बना हुआ था भाई। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, लेकिन जब अपने पास धीरे धीरे वातावरण ठंडा होता गया और डायनासोर्स का युग आया और डायनासोर्स भी गायब हो गए, उसके बाद में की बात करते हैं, वाइप्ड आउट एंड द एज ऑफ द मेमल्स गोट अंडरवे, और जब अपने पास मेमल्स की दुनिया धीरे धीरे अपनी क्या है विकास पर थी। सर मेमल्स कौन से होते हैं, स्तनधारी जीव होते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो मेमल्स होते हैं। इसमें बात करें द लैंडमास, वो जो भूखंड था, इसको भूखंड कहते हैं, वाज फोर्स्ड टू द सेपरेट इनटू द कंट्रीज, इसको बाद में क्या होना पड़ा भाई, अपने आप में टूटना पड़ा क्यों, क्योंकि अपने पास भूकंप आए, इसके अलावा अपने पास हलचल हुई पृथ्वी में, तो ये टुकड़ों में टूटा भाई, ये जो लैंडमास था ना बड़े वाला, ये टुकड़ों में टूटा। इसके बाद में शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे, और ऐसे आकार में बना, ऐसे ग्लोब में बना जिसे कि हम आज वर्तमान में जानते हैं, यानी देश के जो अपने पास देश थे उसमें बट गया, ये हुआ। टू विजिट अंटार्कटिका, देखो टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी ए पार्ट ऑफ हिस्ट्री, दैट हिस्ट्री, और अंटार्कटिका में भ्रमण करेंगे तो ये हम उसी इतिहास का एक भाग बनेंगे, यानी उस इतिहास के बारे में जानना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, अंटार्कटिका में जाना पड़ेगा। टू गेट अ ग्रेप्स ऑफ द वेयर वी आर कम फ्रॉम, ये जानने के लिए, ग्रेप्स का मतलब होता है निगलने के लिए, वैसे नहीं होता रहे, ये जानने के लिए कि हम कहाँ से आए हैं, एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और हम वर्तमान में जा कहाँ रहे हैं, ये जानने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, ये जानने के लिए हमें अंटार्कटिका जाना पड़ेगा। इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉर्डिलेरियन
फोर्स एंड द प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सेल्स, ओजोन एंड कार्बन, इवोल्यूशन एंड द एक्सटिंक्शन। यानी कहने का मतलब अगर अपन को वहां पे जाना है तो ये समझना पड़ेगा, ये समझने के लिए द महत्व ऑफ, यानी महत्व सिग्निफिकेंस का मतलब महत्वपूर्ण ऑफ कॉर्डिलेरन फोर्स। कॉर्डिलेरन का फोर्स का मतलब होता है जो अपने पास पृथ्वी के नीचे जो चट्टानें हैं उनकी जो परतें हैं उनके बारे में जानने के लिए। एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्स, और प्री कैम्ब्रियन यानी कैम्ब्रियन काल हुआ है भाई, कैम्ब्रियन समय था। प्री कैम्ब्रियन जो 12,000 साल पहले की, शायद मेरे ध्यान में नहीं है एग्जैक्ट डेट, देखो ऐसे मत कह देना गुरुजी ने पढ़ा दिया, लगभग 12,000 साल पहले की बात बता रहा हूं, जब अपने पास प्री कैम्ब्रियन काल था उस समय की ग्रेनाइट सील्ड जो है परतें हैं वो वहां पर देखने को मिलती है। ओजोन एंड कार्बन को समझना है तो वहां पे जाना पड़ेगा। एंड इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, इवोल्यूशन का मतलब होता है अपना विकास और अपना अस्तित्व खो देना, एक्सटिंक्शन का मतलब होता है गायब हो जाना। इसका मतलब विकास और अंत अगर जानना है इन चीज़ों का तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, अपने को समझना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, अंटार्कटिका में जाना पड़ेगा। वेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, जब आप ये सोचते हो यार ये मिलियन वर्ष में तो हो गया होगा हम, लेकिन वो मिलियन साल वर्ष कटे कैसे हैं भाई? आपने तो कह दिया सर अपने पास है ना 10 लाख वर्षों में, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख वर्ष होते हैं, 10 लाख वर्ष में घटना घटी हुई, अपन को तो 1 सेकंड में बोल दिया ये, लेकिन वो 10 लाख वर्ष बीते कैसे होंगे ये देखो। इट कैन गेट प्रीटी माइंड बॉगलिंग, तो फिर आपके पास ये बहुत ही माइंड को चकरा देने वाला क्या है खेल होता है भाई। ऐसे 10 लाख वर्ष के बारे में सोचे ना कि कटते कैसे हैं, तो ये अपने पास क्या है बिल्कुल दिमाग चकरा देने वाली बात है। हाँ गुरुजी बड़ी गहनता से समझा रहे हो, समझ में आ रहे है? हाँ आ रहे है तो बताया करो मैंने। इमेजिन, मानो कि ये मान के चलो क्या है, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड, ये मान के चलो अपना भारत उत्तर की तरफ धक रहा है, ऐसे धक्का दे रहा है, अपन धक्का देते ना वैसे। एंड उसके बाद जेमिंग अगेंस्ट द एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट, और अपने पास ये क्या कर रहा है, जो एशिया महाद्वीप है उसको अपने पास क्या दबा रहा है। एशिया महाद्वीप इधर बढ़ रहा है और भारत ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां से इसकी क्रस्ट जो है, क्रस्ट का मतलब होता है इसका जो धरातल है वो आपस में टकराएगा तो क्रस्ट ऊपर उठेगी, तो क्या एंड फॉर्म द हिमालय, और इससे क्या होगा, हिमालय का निर्माण हुआ है। तो हिमालय का निर्माण है वो इन्हीं 2 महाभूखंडों से टकराने से, भारत और एशिया के टकराने से क्या ऊपर उठ रहा है भाई। और ये अभी भी बात करूं तो अपने पास जो अपने पास हिमालय पर्वत है ये अभी भी बढ़ रहा है भाई। आप लोगों को पता होगा, जियोग्राफी में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो मैं पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, मेरे पास मुझे है सब कुछ पता। अब देखो बात करते हैं क्या क्या साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका। अब अपन बात करते हैं कि अपने पास जो साउथ अमेरिका है ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, अपने पास जो दक्षिणी अमेरिका है वो ड्रिफ्टिंग ऑफ कर रहा है। ड्रिफ्टिंग ऑफ का मतलब होता है तैर रहा है किससे जुड़ने के लिए, नॉर्थ अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका से। ओपनिंग ऑफ द डायरेक्ट पैसेज टू क्रिएट ए कोल्ड सर्किमपोलर करंट, और इसके डायरेक्ट पैसेज का मतलब होता है, डायरेक्ट पैसेज का मतलब होता है गलियारा खुलता है और इससे क्रिएट होती है भाई क्या, सर्किमपोलर करंट। सर्किमपोलर यानी ध्रुवीय जो हवा है, पोलर का मतलब सर्किमपोलर का मतलब ध्रुवीय, ध्रुवीय मतलब बर्फीली हवा जिसको अपन कहते हैं, करंट है वो बनती है, जलधारा बनती है और उससे हवा का निर्माण होता है। कीपिंग अंटार्कटिका फ्रीजेज, और इससे क्या होता है भाई, इससे अपने पास अंटार्कटिका है वो जमा हुआ है। इसके बाद है डिजोलेट, डिजोलेट का मतलब बिखरा हुआ है, एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और कहाँ पर, अपने पास दुनिया के बॉटम पर। दुनिया के बॉटम कैसे बताया मैंने, ये दक्षिण जो मैंने बताया था ना कि दक्षिणी ध्रुव की तरफ अंटार्कटिका अपना वहां पे जमा हुआ है। चलो अब बात करते हैं अपने ऑथर के बारे में। ऑथर क्या कह रहा है, ये कह रहा है फॉर ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ। अब एक व्यक्ति जो कि सूरज की पूजा करता है, सूर्य का पुजारी, इसका मतलब सुबह उठकर हम तो सूर्य की पूजा करते हैं नहा धोकर, दक्षिण में ऐसा ही होता है, नहा धोकर सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। मेरी तरह ये 2 वीक्स इन ए प्लेस, और वो एक ऐसे स्थान पे चला जाता है वेयर 90% ऑफ द अर्थ्स टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड इज ए चिलिंग प्रोस्पेक्ट। चलो मैं एक बार यहाँ तक बताता हूँ। एक ऐसा इंसान जो दक्षिण में है अपने भारत में, जहाँ पे गर्मी पड़ती है और वो सूर्य का पुजारी है, और एक ऐसे स्थान पे पहुंचा है कि दुनिया की 90% बर्फ है वो वहीं पे जमी है, तो आप सोच सकते हो कि वो कल्पना कैसी होगी उस व्यक्ति की। तो यही बता रहा है जहाँ पर अपने पास क्या, चिलिंग प्रोस्पेक्ट यानी काटने वाला जो पल महसूस होता है ना, प्रोस्पेक्ट वैसे तो पहलू होता है लेकिन यहाँ पे उसकी भावनाओं में है भाई। नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी, अगर अपन बात करेंगे कंपाने वाली जो चीज़ है ना, कंपन देने वाली, डरा देने वाली चीज, वो सर्कुलेटरी के लिए नहीं है अपने पास,
मेटाबॉलिक सर्कुलेटरी यानी ब्लड सर्कुलेशन के लिए नहीं है कम पानी वाली बात, बल्कि मेटाबॉलिक फंक्शंस जो अपने पाचन तंत्र से संबंधित फंक्शंस है ना, वो भी वहाँ पे जाके बंद हो जाते हैं, इतनी ठंड पड़ती है। और ख़ास तौर से अपने लिए, हाँ अपन चले जाए वहाँ पे तो अपनी कंडीशन ऐसी है। बट आल्सो फॉर द इमेजिनेशन, लेकिन अगर बात करूँ ये तो दोनों खराब है ही, वहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम तो बिगड़ेगा, मेटाबॉलिक फंक्शन तो बिगड़ेंगे ही, साथ में बात करूँ तो अपनी कल्पनाओं में भी अपने को काम कम कमी हो जाती है, अपनी कल्पनाएं भी कांपने लगती है, अपनी इमेजिनेशन से भी कांपने लगती है भाई। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू ए जायंट पिंग पोंग बॉल डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स। अगर बात करें उस पर चलना ऐसा लगता है जैसे कोई विशालतम पिंग पोंग बॉल, कौन सी होती है रे, वो जो सफ़ेद बॉल होती है जिसको अपन सफ़ेद बड़ी बॉल जिसको अपन कहते हैं, उस बॉल पे चलने के जैसा महसूस होता है जहाँ पर ह्यूमन का कोई नामो निशान नहीं है। डिवॉइड ऑफ का मतलब होता है रहित, क्या होता है, रहित होता है, ये ध्यान में रखना। नो ट्रीज, कोई पेड़ नहीं है, बिलबोर्ड साइन बोर्ड्स नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, कुछ नहीं है वहां पे। यू लॉस ऑल अर्थली सेंसेस ऑफ पर्सपेक्टिव। आप अपने पहलू में देखें तो पृथ्वी की सारी जो अपने पास कनेक्शंस है वो टूट जाते हैं वहां जाते, अपने को पता ही नहीं चलता हम पृथ्वी के वासी हैं क्या, अपने को पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए हैं। एंड टाइम हियर, और टाइम भी वहां पे बदल जाता है, वहां का पता है क्या, 6 महीने दिन और 6 महीने रात वो यहीं पे होती है। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी। और बात करें जो विजुअल है वहाँ के, जो अपने पास देखे जाते हैं, विजुअल यानी अपने जो परिदृश्य सामने है, जो अपने दृश्य सामने है, वो अगर बात करें तो माइक्रोस्कोपिक से छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक हमें देखने को मिलते हैं। मिजेस एंड माइट्स, यानी अपने पास कहने का मतलब जो अपने मिजेस का मतलब होता है जो अपने कीटाणु वगैरह होते हैं ऐसे, माइट्स वही अपने पास है। टू ब्लू व्हेल्स, यानी कहने का मतलब छोटे छोटे जानवरों से जो सूक्ष्म दर्शी जीव होते हैं वहां से लेकर, ये मिजेज और माइट्स वही होते हैं सूक्ष्मदर्शी में देखे जाने वाले, वहां से लेके टू ब्लू व्हेल एंड द आइसबर्ग्स, और ब्लू व्हेल जितने बड़े जानवर वहां पे देखने को मिलते हैं। और बात करें आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज, और आइसबर्ग्स की बात करें पर अपने पास बर्फ के पहाड़ की बात करें तो इतने बड़े हैं जितने बड़े देश होते हैं। अब बताओ इतना बड़ा बर्फ का पहाड़ होता है क्या, इतनी बड़ी बर्फ की चट्टान होती है, लेकिन होती है वहाँ पे होती है द लार्जेस्ट रिकॉर्ड। और अगर बात करें अंटार्कटिका में सबसे बड़ी आइसबर्ग यानी चट्टान की, बर्फ की चट्टान की, तो वो कितनी थी भाई, अभी बता देते हैं, सारा कुछ बताएंगे आप लोगों को, हाँ सर सब कुछ बता देते तो। वाज साइज ऑफ बेल्जियम, अगर बात करें अपने पास अगर सबसे बड़े आइसबर्ग की, तो वो उतना बड़ा था जितना अपना बेल्जियम देश होता है। तो देश की जितनी जितनी बड़ी, तो वहां पे बर्फ है, तो सोचो वो कितना बड़ा होगा भाई, है ना। हाँ, डेज गो ऑन एंड ऑन इन surreal 24 आवर्स ऑस्ट्रल समर लाइट्स, और वहाँ पे दिन जाते रहते हैं surreal 24 आवर्स ऑस्ट्रल समर लाइट। ऑस्ट्रल समर लाइट का मतलब होता है अवसरिक गर्मियों की जो दिन है 24 घंटे चलते रहते हैं। इसका मतलब अगर दिन उग गया है तो रात होने का नाम ही नहीं लेती है वहाँ पे। एंड यूबिक्विटस साइलेंस, और एक ऐसी शांति जिसमें आदमी खुद ऐसे परेशान हो जाए कि यहाँ पे कुछ आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल साइलेंस जैसे अंतरिक्ष में होती है। एंड इसके बाद में बात करें इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल अवलेंच ऑफ द केल्विंग आइस शीट्स, और वहाँ पर अगर अपने पास कभी कभी जो आवाज़ आ जाती है वो ये आती है कि अपने पास जो बर्फ़ की चट्टानें हैं वो पिघल कर जब टूटती है, उसके टूटने की आवाज़ से वहाँ पे आती है भाई केल्विंग। और एवलेंस का मतलब था बर्फ़ का खिसकना, टूटना। कॉन्सेक्रेट्स द प्लेस, कॉन्सेक्रेट्स का प्लेस का मतलब होता है अपने पास स्थान पर अपने पास कुछ धरातल में गड़बड़ी होती है, धरातल में गड़बड़ी नहीं रहे, उसको हिलने से जो होती है वो होता है। It's an immersion that will force you to place yourself in the context of the Earth's geological history, और ये वो इमर्जन होता है दैट, इस पे वहाँ पर जाने के बाद में इमर्जन का मतलब होता है अपने पास वहाँ प्रस्थान करने के बाद में विल फोर्स यू, तो फिर आपको मजबूर करेगा दैट क्या, प्लेस योर सेल्फ, अपने आप को रखना, तो कॉन्टेक्स्ट संदर्भ में ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, तो फिर आपको अपनी पृथ्वी की भौगोलिक इतिहास में अपने आप को रख कर देखने का मौका मिलता है। वो कहाँ मिलता है, वो आपके अंटार्कटिका में मिलता है। इसके बाद एंड फॉर ह्यूमंस, और मानवों की बात करें, इंसानों की बात करें, द प्रोग्नोसिस इजंट गुड, ये अपने नज़रिए से ज़्यादा बढ़िया नहीं है। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है इनका जो इतिहास रहा है, इनका जो जीवन काल रहा है वो, यानी इनके कार्य जो हैं वो अच्छे नहीं रहे हैं। ह्यूमन के इम्पैक्ट बढ़ते हैं, देखो
ह्यूमन इम्पैक्ट पढ़ दें तो कहाँ आया भाई, तो ध्यान से सुनना। ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड फॉर द paltry 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock। अगर बात करें मानवीय सभ्यताओं की तो वो केवल 12,000 साल पहले ही अपने पास इस पे विकसित हुई है। और ये अगर बात करिए 12,000 साल, तो ये अपने पास न के बराबर सेकंड्स है जियोलॉजिकल घड़ी पे, क्योंकि जियोलॉजिकल क्लॉक में अपन वर्षों में बात करते हैं, मिलियन ईयर्सों में बात करते हैं, तो ये 12,000 साल तो क्या है भाई। हम कहते हैं कि 10 मिलियन वर्ष में ऐसा हो गया, तो अपने पास जियोलॉजिकल घड़ी में तो 10 मिलियन वर्ष दिखाते हैं। अब 10 मिलियन वर्ष में देखें, सॉरी 1 मिलियन वर्ष में, तो उसमें 12,000 यानी 10 लाख वर्षों में 12,000 क्या है भाई, 1 सेकंड के बराबर ही है, ये तो 1 सेकंड से भी छोटा है, ऐसे बता रहा है। इन दैट शॉर्ट ऑफ अमाउंट ऑफ द टाइम, और इस छोटे से समय में वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट ए रकस, और इसमें अपन बिल्कुल रकस का मतलब बिल्कुल खुरदरी, बिल्कुल बेकार है ना, एचिंग ओवर डोमिनेंस ओवर नेचर विथ ओवर विलेजेस। हम अपना जो डोमिनेंस, अपना अधिकार बता रहे हैं किस पर, इस प्रकृति पर, विथ ओवर विलेजेस, हमारे गाँव के द्वारा, यानी हम अपने इसका निर्माण कर रहे हैं कि ये हमारा गाँव है, ये हमारा देश है, ये वो हमारा जिला है ना, ये मेरा घर है, ये सारा कुछ देखो, टाउन्स, कस्बे, सिटीज, शहर और मेगा सिटीज, बड़े शहर, इनका अपन निर्माण कर रहे हैं भाई। और क्या कर रहे हैं, द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज लेफ्ट अस बैटलिंग विथ अदर स्पेसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर हम बात करें अपने पास अपनी जनसंख्या वृद्धि के बारे में, तो ये हमारी जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो सीमित संसाधनों के लिए जो दूसरे प्राणी है, दूसरे प्राणी मतलब अपने इंसानों के अलावा जितने जिंदा चीज है उनसे हम अपना संघर्ष करते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक आसान भाषा में बता देता हूँ। जैसे जैसे इंसानों की जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे अपन जंगल काट रहे हैं, और जंगल काट रहे हैं तो जंगल के सारे जीव जंतु क्या है, मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं। इसका मतलब वहाँ पर जो सीमित संसाधन है उनके लिए हम उनसे लड़ रहे हैं, यही बता रहा है। इसके बाद बैटलिंग भी था, ये हो गया। एंड अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ द फॉसिल्स फ्यूल्स हैज नाउ क्रिएटेड ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। और अगर बात करें अपने पास अनमिटिगेटेड का मतलब होता है एक ऐसा जो लगातार, अनमिटिगेटेड यानी बहुत ही ज़्यादा, बर्निंग यानी बहुत ही अत्यधिक, जिसको रुकने का नाम नहीं है। फॉसिल्स फ्यूल्स हैज नाउ क्रिएटेड, फॉसिल्स फ्यूल का मतलब होता है लकड़ी वगैरह से जलाने से अपने ऊपर एक परत बन गई है कार्बन डाइऑक्साइड की। ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। और वो धीरे धीरे ही सही लेकिन अपने तापमान में वृद्धि कर रही है भाई। कौन सी गैस कर रही है, ये ध्यान में रखना, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद में बात करें तो क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड इन्वायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम। अगर हम अपने समय की बात करें तो जलवायु परिवर्तन क्या है, ये रहा। क्लाइमेट का मतलब जलवायु और चेंज का मतलब परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन है वो उन डिबेट में से एक है जो पर्यावरण की डिबेट होती है ना, पर्यावरण में यानी इन्वायरमेंटल जो डिबेट्स होती है, पर्यावरण पर जो वार्तालाप होती है, उन वार्तालापों में एक सबसे मुख्य जो है वो आपके पास क्लाइमेट चेंज आता है भाई। हॉटली का मतलब मुख्य, जिसको अपन जोर देके कहते हैं वो होता है। तो कॉन्टेस्टेड का मतलब होता है कंटेस्टेड, यानी अपने पास जिसको अपन कहते हैं कि हाँ भाई इस पे एक कॉन्टेस्ट रखा गया है, वैसे ही आपके पास जलवायु परिवर्तन है वो एक मुख्य बिंदु है, हमारे जमाने में वार्तालाप का विषय है भाई। अब बात करते हैं, एक ऑथर क्वेश्चन पूछता है, विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट इंटायरली। अब ऑथर एक प्रश्न पूछ रहा है भाई, प्रश्न क्या है, क्या पश्चिमी जो अंटार्कटिका है उसकी जो बर्फ की शीट है, जो परत है, वो पूर्णतया पिघल जाएगी, मेल्ट यानी पिघलना, और इंटायरली का मतलब पूर्णतया, संपूर्णतया। तो क्या होगा, विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन यानी गल्फ जो धारा है, ओशियन करंट, ओशियन यानी महासागर की जो धारा है, जल धारा है, बी डिस्टर्बेड, क्या वो अपने पास प्रभावित तो होगी इससे। इसके बाद विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्या ये दुनिया का अंत होगा फिर। अरे ये कहा जाता है अंटार्कटिका की अगर शीट पिघल जाती है पूर्णतया तो अपनी संपूर्ण पृथ्वी पर 100 फीट पानी ऊपर आ जाएगा, संपूर्ण पृथ्वी पे। तो फिर वो कह रहा है क्या ये दुनिया का अंत होगा ऐसा, एज वी नो इट, जैसा कि हमें कहा जाता है, जैसा कि हम जानते हैं भाई। इसके बाद मे बी हो भी सकता है और मे बी नॉट, शायद नहीं भी हो सकता है। देखो ऐसे पक्का नहीं है, इधर वे कोई भी एक रास्ता हो, इधर का मतलब चाहे ये हो चाहे वो हो।
अंटार्कटिका इज ए क्रिशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। अगर अंटार्कटिका की बात करें तो वो एक अपने पास महत्वपूर्ण, क्रिशियल का मतलब होता है अपने पास बहुत ही अत्यधिक, है ना, क्रिशियल का मतलब अत्यधिक महत्वपूर्ण बिंदु है अंटार्कटिका, जिसपे हमारे पर्यावरणविद है वो चर्चा करते हैं। इसके बाद नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स, इसलिए नहीं कि अपने पास इट्स द ओनली प्लेस, कि एकमात्र स्थान है इन द वर्ल्ड विच हैज नेवर सस्टेन्ड ए ह्यूमन पॉपुलेशन, इसलिए नहीं कि अपने पास ये दुनिया का एकमात्र स्थान है जहाँ पर मनुष्य की जनसंख्या कभी नहीं रही है भाई, ये हमेशा से खाली रहा है। एंड देयरफॉर, और इसलिए रिमेन्स द रिलेटिवली प्रिस्टीन इन दिस रिस्पेक्ट, और इस तरीके से प्राचीन बना हुआ है। प्रिस्टीन क्या होता है सर? प्रिस्टीन का मतलब होता है प्राचीन, यानी पुराना बना हुआ है, इसका मतलब होता है प्रिस्टीन इन दिस रेस्पेक्ट। इस तरीके से देखें तो अपने पास ये प्रिस्टीन बना है, अनछुआ बना है। बट मोर इम्पोर्टेंटली, लेकिन बात करें ज़्यादा इम्पोर्टेंटली, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स 500,000 ईयर्स ओल्ड, ये ध्यान में रखना, 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस। इसलिए है क्योंकि इसके अंदर, इसकी बर्फ की परतों के अंदर 500,000 का मतलब क्या हो गया अपने पास, 500,000 का मतलब हो गया 5 लाख ईयर ओल्ड, यानी लगभग 5 लाख वर्ष पुरानी कार्बन जो परतें हैं, कार्बन के रिकॉर्ड्स हैं, वो इसमें दबे हैं। ट्रैप्ड का मतलब होता है दबा हुआ, अपने मिलता है भाई इन इट्स लेयर्स, इसकी परतों में। अब ये 500,000 का मतलब क्या होता है? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 500,000 में कितने हो गए सर? इसमें हो गए 5 लाख, तो इसलिए मैंने 5 लाख बोला भाई 500,000 को। इसके बाद हाँ, इफ वी वांट, ये कंडीशन देख लेना भाई, कंडीशन भी आप लोगों की, इफ वी वांट टू स्टडी, अगर हम स्टडी करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, एग्जामिन और जांच करना चाहते हैं द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अगर हम पृथ्वी का, हमारी पृथ्वी का पास्ट जानना चाहते हैं कि हमारी पृथ्वी कहाँ से आई है और हम क्या कर रहे हैं, कहाँ बढ़ रहे हैं, वर्तमान जानना चाहते हैं, और फ्यूचर की हमारी पृथ्वी कहाँ जाएगी, तो फिर हमें क्या है, अंटार्कटिका इज द बेस्ट प्लेस, अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। तो वहाँ पे अपने पास अंटार्कटिका एक स्थान है जहाँ पे हमें आगे वहाँ पर जाना चाहिए पृथ्वी के पास्ट के बारे में जानने के लिए। अब बात करते हैं, देखो स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये नाम याद रखना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो क्वेश्चंस में अपने पास रिवाइज हो जाएगा, लेकिन याद रखना स्टूडेंट्स ऑन आइस द प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम का नाम है। स्टूडेंट्स ऑन आइस का मतलब होता है छात्र बर्फ पर, ऐसे नहीं, अभी ध्यान में आगे समझ में आएगा। द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विथ ऑन द सोकास्की, यानी सोकास्की एक ध्यान में रखना, बस मीनिंग ध्यान में रखना भाई। हाँ, एक वो कार्यक्रम है जिसमें मैं सोकास्की पे कार्य कर रहा हूँ। एम्स, इसका क्या लक्ष्य है? एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, और इसका मुख्य कार्य, ठीक जो कार्य वो क्या है, अपने हाई स्कूल के बच्चों को, छात्रों को दुनिया के अंत में ले जाने का है भी। एंड प्रोवाइडिंग, और उन्हें उपलब्ध करवाना है, प्रोवाइडिंग यानी देना है, देन विथ इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, उनको देनी है वही। इंस्पायरिंग का मतलब होता है प्रोत्साहित करने वाली, प्रोत्साहन देने वाली, जैसे मैं देता हूँ ना आपको, प्रोत्साहित करता हूँ, नहीं करता। शैक्षणिक अपॉर्चुनिटीज का मतलब होता है अवसर, यानी उनको अपने पास शैक्षणिक मतलब मोटिवेशनल यानी इंस्पायरिंग, जिसको मैंने बताया क्या, प्रेरणास्पद शैक्षणिक अपॉर्चुनिटीज अवसर है वो प्राप्त करना, प्रदान करना है भाई, क्या बोल रहा हूँ ना, हाँ गुरुजी की बात दिख जाएगी था ना, बेरो है। विच विल हेल्प देम फोस्टर, फोस्टर का मतलब था अधिकरण करने के लिए, ए न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर आवर प्लेनेट, और ये आपके पास उनको क्या देगा, हमारी जो पृथ्वी है उसके बारे में उनको एक अच्छी समझ है वो ग्रहण करने का मौका मिलेगा। हाँ, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ये इनमें से क्वेश्चंस उठेंगे भाई। इट्स बीन इन द ऑपरेशन, और ये अपने पास इट हैज बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 ईयर्स नाउ, अब इस ऑपरेशन को 6 साल हो चुके हैं, ध्यान में रखना। ये रही, मैं जिसको अंडरलाइन कर देता हूँ ध्यान में रखना भाई। हाँ, नाउ एंड इसके बाद में बात करें तो क्या, हेडेड बाय कैनेडियन जोफ ग्रीन, और अगर बात करिए किसके द्वारा चलाया गया कार्यक्रम था, तो ये कनाडा के जोफ ग्रीन थे। ये दोनों नाम याद रखना, पूछ सकता है कहाँ के थे, उनका नाम क्या था। हु गॉट टायर्ड ऑफ द कैटरिंग
कार्टिंग सेलिब्रिटीज जो कि अपने पास थक गए, बोर हो गए भाई, किनको ले जाते? कार्टिंग का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, गाड़ी के द्वारा या उनके अपने पास वाहन करके जो उनको दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। तो वो क्या हो गया था, सेलिब्रिटीज को ले जाकर वहाँ पर। और इसके बाद में देखो सेलिब्रिटीज को और रिटायर्ड को, रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स हु कुड ओनली गिव बैक इन ए लिमिटेड वे। कहने का मतलब है कि अपने इस कार्यक्रम के जो हेडेड थे, जो इस कार्यक्रम को हेड कर रहे थे, कनाडियन जॉफ ग्रीन, वो क्या सोचते हैं भाई, वो पहले वहाँ पे बच्चों को नहीं ले जाते थे। किनको ले जाते थे सर? तो पहले वो सेलिब्रिटीज होते थे ना, प्रसिद्ध लोग, उनको ले जाते थे, रिटायर्ड लोगों को ले जाते थे, इसके बाद में रिच अमीर लोगों को ले जाते थे, उसके बाद में क्यूरियोसिटी सीकर्स, जो कि अपने क्यूरियोसिटी सीकर्स मतलब मैं आज वहाँ पे जाके देखूँ आज क्या होने वाला वहाँ पे, ऐसे होते हैं क्यूरियोसिटी सीकर, इनको ले जाता है। लेकिन इनको बैक वापस से उनको कोई अपने पास से रिजल्ट नहीं मिल रहा था भाई। यानी कहने का मतलब है आप किसी को दिखाने ले जाओ और वो उससे प्रभावित नहीं, वहाँ जाके तो देख लिया और घर आके वैसा का वैसा हो गया, तो वैसे नहीं चाहता था वो। इसीलिए विथ स्टूडेंट्स ऑन आइस, अगर मैं बात करूं इस कार्यक्रम के साथ, ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन, वो अपने पास ऑफर करता है, प्रस्ताव देता है, यानी मौका देता है फ्यूचर जनरेशन, भावी पीढ़ी को, ऑफ पॉलिसी मेकर्स, जो कि पॉलिसी मेकर्स है, जो कि नीति निर्माणकारी हैं आप लोगों के पास। आप ही हो हमारे भविष्य के जो हैं, आप ही भविष्य करता हो, आप ही हमारी भावी पीढ़ी हो, तो आप लोग सीखोगे तो आने वाला जो भविष्य वो सही होगा कि नहीं होगा। अब आप ही नहीं सीख पाओगे तो भविष्य कहाँ से सुरक्षित होगा रे। हाँ, इसके बाद में लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट द एन एज विच दे आर रेडी टू अब्जॉर्ब, लर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्ट। और उस उम्र में, जिस उम्र में आपके पास वो क्या है, तैयार है अब्जॉर्ब करने के लिए। अब्जॉर्ब का मतलब सोखने के लिए, अंदर लेने के लिए, लर्न उसके बाद में वो सीखने के लिए तैयार है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें तो वो आपके पास एक्ट भी करेंगे। सर एक्ट क्या होता है? एक्ट उसको लागू भी करेंगे। अब मैं एक बात बता देता हूँ कैसे। ये मान के चलो 10 बच्चे आपके पास वहाँ जाके देखे और उन्होंने देखा भाई अपना तापमान गर्म हो रहा है, वो बर्फ़ को पिघलते हुए देखेंगे, बाद बढ़ते हुए तबाही को देखेंगे, तो उनका एहसास होगा अपने तो बड़ी दिक्कत हो रही है भाई, अपन पॉल्यूशन कर रहे हैं, अपन तापमान बढ़ा रहे हैं। तो फिर वो आके यहाँ पर संदेश देंगे, 100% देंगे भाई। वो मानेंगे कि हाँ ऐसा हो रहा है, हमारी गलती है, हमें सुधारनी चाहिए। इसके बाद में बात करें, द रीजन ऑफ द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल इज बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल। और इसके सफल होने का मुख्य कारण क्या था कि आपके पास इट इज इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल, यानी दक्षिणी ध्रुव के पास जाना इतना आसान नहीं है। तो फिर बच्चे क्या, ये सरल क्यों हुआ, एंड नॉट बी अफेक्टेड बाई इट। और अगर आपके पास वहाँ पे चला जाता है कि कोई वहाँ पे गया और इससे प्रभावित ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इसके बाद इट्स इजी टू बी blaze about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude का मतलब है क्या होता है भाई, इट इज इजी टू ब्लेज का मतलब है बस अपने बैठे बैठे चर्चा कर ले रहे यार वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना यार, तापमान बढ़ रहा है तो वहाँ पे बर्फ है वो पिघल रही है, कभी गए ही नहीं वहाँ पे तो हमें कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा दक्षिणी ध्रुव पे अपन कहाँ गए हैं। लेकिन यहाँ बैठे बैठे बोल देते हैं हाँ सर तापमान तो बढ़ ही रहा है, और दूसरे दिन हम बम फोड़ने शुरू कर देते हैं, होता ही नहीं होता, तो वैसे ही। इसके बाद में हाँ अपने स्थान पर बैठ कर ये बस कह देना कि हमारे पास लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है अक्षांशीय और देशांतरीय क्षेत्रों पर बैठे बैठे बस ये कह देना कि हाँ सर वहाँ पे है ना अपने पास बर्फ पिघल रही है, ये कहना आसान होता है भाई। बट वेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग, लेकिन जब आप वास्तव में देखते हो, आपके आंखों से देखते हो, कहते हैं ना आंखों देखने पे ज़्यादा भरोसा होता है, जब आप आंखों से देखते हो कि बड़े बड़े जो अपने पास पहाड़ है बर्फ के वो टूट रहे हैं, रिट्रीटिंग का मतलब बिखरना हो रहा है, एंड आइस सेल्वेज कोलास्पिंग, और आप ये देख रहे हो कि बर्फ की जो चट्टाने हैं परतें हैं वो कोलास्पिंग नष्ट हो रही है, टूट रही है, पिघल रही है। यू बिगेन टू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल, फिर आपको एहसास होता है यार ये तो ग्लोबल वार्मिंग वाली समस्या तो तगड़ी है, और ये वास्तव में तगड़ी है भाई, बहुत ही बड़ी समस्या है ये, और ये होनी भी चाहिए, इस पर चर्चा होनी भी चाहिए। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट अंटार्कटिका, बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम।
अगर बात करें अंटार्कटिका की, तो इसका बिल्कुल ही साधारण सा इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, वहाँ पे सिंपल वनस्पति है, ज़्यादा वो नहीं है कुछ भी। एंड लैक ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, और जैव विविधता की कमी, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता सर क्या होती है? अब देखो आप जियोग्राफी में पढ़ लिए होंगे, जिनके जियोग्राफी नहीं है, जिनके साइंस नहीं है, सॉरी जिनके साइंस है, हाँ सॉरी जिनके साइंस नहीं है, बिल्कुल आर्ट्स के नॉर्मल सब्जेक्ट है, तो वो बायोडाइवर्सिटी भी नहीं समझेंगे सर जैव विविधता क्या होती है। एक ऐसा स्थान है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पौधे प्राणी वगैरह पाए जाते हैं, वो जैव विविधता होती है। जैसे हिमालय की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के प्राणी जानवर पाए जाते हैं, वो जैव विविधता होती है। इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन द इन्वायरमेंट कैन हाउ बिग रिप्रिकॉशंस, और ये अपने पास क्या है, इज द, यानी ये अंटार्कटिका है, इज द परफेक्ट प्लेस, ये पूर्ण बढ़िया स्थान है टू स्टडी, अध्ययन करने के लिए, हाउ लिटिल चेंज, कि एक छोटा छोटा जो बदलाव होता है वो अपने पास से इन्वायरमेंट कैन हाउ बिग रिप्रिकॉशंस, तो अपने पास कैसे बदलाव, बड़ा बदलाव ले आता है। यानी कहने का मतलब है छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखो, आप भविष्य में बड़ा काम कर सकते हो। यानी कहने का मतलब आज आप 1 घंटे पढ़ो भाई, कल आप 1 घंटे पढ़ो, हमारे नेक्स्ट 1 घंटे रोज पढ़ते जाओ, और जब आप अपने पास रोजाना ऐसे पढ़ते रहोगे तो एग्जाम टाइम पे देखना आप बिल्कुल बड़ा प्रभाव करोगे, है ना, बड़ा रिजल्ट लेके आओगे। तो बिल्कुल वही ये कह रहा है कि छोटे छोटे जो अपने पास बदलाव होते हैं वो बड़ा बदलाव कैसे कर देते हैं। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, चलो मैं आप लोगों को एक बढ़िया सा एक उदाहरण बताता हूँ, क्या है इसके अनुसार बता रहा हूँ मैं अपना नहीं। माइक्रोस्कोपिक यानी सूक्ष्मीय, फाइटोप्लैंक्टन का मतलब होता है समुद्री घास, कि एक समुद्री घास होती है जो बहुत ही छोटी होती है, समुद्री घास, है ना, ये फाइटोप्लैंक्टन। दोज ग्रासेस ऑफ सी, ये क्या है, ये अपने पास जो समुद्र की घास है, दैट नरिशेस, जो कि नरिश करती है, नरिश का मतलब होता है पौष्टिकता प्रदान करती है, एंड सस्टेन, और बनाए रखती है द इंटायर साउथर्न ओशियन फूड चेन, और जो कि सस्टेन का मतलब होता है बनाए रखना, जो कि बनाए रखती है संपूर्ण इंटायर, संपूर्ण दक्षिणी ओशियन फूड चेन, यानी दक्षिणी महासागर की जो फूड चेन है उसको बनाए रखती है फाइटोप्लैंक्टन, यानी समुद्री घास। कैसे देखो, दे सिंगल सेल, और एक बात करें तो सिंगल सेल है भाई, यानी एक कोशिकीय प्लांट्स है भाई, यूज द सन्स एनर्जी, ये क्या करते हैं भाई, अपने पास सूर्य की एनर्जी को काम में लेते हैं, टू एसिमिलेट कार्बन, और वहां पे अपने पास कार्बन को सोखते हैं। इसके बाद एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और अपने पास सिंथेसाइज करते हैं कंपाउंड्स, तत्वों को जोड़ने के लिए। सिंथेसाइज का मतलब होता है जोड़ना, है ना, अपने पास वो जो जोड़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो अपने पास ऑर्गेनिक तत्व हैं, तत्व ऑर्गेनिक, जो अपने पास शुद्ध ऑर्गेनिक, यानी ऑर्गेनिक अपने विज्ञान की भाषा है, ऐसे नहीं समझ में आएगा। इन दैट वंडर्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द प्रोसेस, और ये अपने पास क्या करती है, अपने पास वो प्रोसेस अपनाती है जिससे अपने पास, वंडर्स का मतलब आश्चर्यचकित तरीके से क्या करती है, हाँ, सेल फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का मतलब था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। यानी कहने का मतलब है, सीधी सी बात है, वो जो घास है आपके पास फाइटोप्लैंक्टन, वो क्या करती है, सूर्य की किरणें लेती है, उनसे अपने पास प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बन को इकट्ठा करती है, तत्वों को इकट्ठा करती है, और उससे प्रक्रिया करता है साइंटिस्ट, हाँ, ये अपने पास प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है और उससे अपने पास फूड चेन बनती है। कैसे, वो जो घास है वो समुद्री जीव जंतु है वो भी खाते हैं। इसके बाद साइंटिस्ट वार्न दैट, अब साइंटिस्ट वो क्या कहते हैं, चेतावनी देते हैं, ए फर्दर डिप्लेशन, डिप्लेशन यानी कमी, है ना, एक छोटी सी और एक और कमी अपने पास इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन। वो ये कहते हैं, हमारे वैज्ञानिक कहते हैं भाई, क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर ओजोन परत में अपने पास थोड़ा और उसमें घटाव हुआ और उसकी क्षीण हुई, वो कम हुई, तो आपके पास ये क्या है, फाइटोप्लैंक्टन की इस प्रोसेस को प्रभावित करेगा, विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल द मेरीन एनिमल्स, और वो इससे अपने पास, मेरीन का मतलब होता है समुद्र, जो विशाल समुद्र है, मेरीन एनिमल्स जो हैं उनको प्रभावित करेगा, इनके जीवन को प्रभावित करेगा। अब पूछो कैसे सर, ओजोन में छेद होगा, प्रभावित ये होंगे, कैसे कैसे, तो ये देखो बताते हैं। एंड बर्ड्स, और पक्षियों को, द रेन, और अपने पास जो पक्षियों के क्षेत्र है, बर्ड्स ऑफ द रेन, उस क्षेत्र के जो बर्ड पक्षी है, जो पक्षी हैं अपने पास, उनका जीवन भी प्रभावित होगा। सर ऐसे कैसे होगा, तो देखो द ग्लोबल कार्बन साइकिल,
और इसके साथ साथ ये ग्लोबल कार्बन जो साइकिल है उसको भी प्रभावित करेगा। कैसे? इन द पैरेबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन। क्यों? क्योंकि इससे आपके पास जो फाइटोप्लैंक्टन है उसमें कमी आएगी। कैसे आएगी? देयर इज अ ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस। अगर मैं बात करूं तो वहां पे एक बहुत ही बड़ा मेटाफर यानी अलंकारिक तौर से अस्तित्व है वो अपने पास बना हुआ है। कैसे? देखो, टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स। चलो एक मेटाफर बताता हूँ। मेटाफर क्या होता है? वैसे तो एक आसान भाषा में बताऊँ, अरे यार वो आदमी तो शेर है, तो वास्तव में शेर थोड़ी है, वो उसमें शेर के गुण है, तो वही ये बात मेटाफर के लिए बता रहा है। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स। आप छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें, उनकी परवाह करें, एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। और बड़ा जो स्थान है, वो जो बड़ी घटना है, बड़ी चीज़ें हैं, वो अपने आप सही हो जाती है। अरे कहने का मतलब है, ये मान के चलो आप लोगों को बॉक्स अरेंज करने हैं, ये बॉक्स अरेंज करने हैं। अब ये बॉक्स को अरेंज करेंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे, यहाँ पे 2 रख दिए, यहाँ पे 2 रख दिए, यहाँ पे 1 रख दिया, तो ये तो हो गया। अब आप इसी को हटा दो, इसको हटा दोगे तो क्या हो जाएगा रे? इसको हटाते आपके पास पूरे सिस्टम बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? बस वही बात है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखो, बड़ी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर ऐसी एक एग्जांपल दूं तो आप अपने पास पर्यावरण का ध्यान रखो, आप पॉल्यूशन कम करने में ध्यान दो, मैं गारंटी लेता हूं आगे जो ओजोन लेयर वगैरह का जो खतरा है अपने अंटार्कटिका महाद्वीप में जो इतना बदलाव हो रहा है वो अपने आप कम हो जाएगा। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद में क्या दिया हुआ है? हाँ, वॉक ऑन द ओशियन। अब अपने पास ऑथर है, जब अपने पास उस ओशियन महासागर पर चलते हैं, ओशियन इन महासागर अंटार्कटिका की बात करा भाई, उस पर जब चलता है तो वो वहाँ पे क्या अनुभव थे उसके, वो बातें करते हैं। अब जब आपको ऐसा मौका मिलता है तो आप भी ऐसा ही करते हो भाई। देखो, माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वाज फुल ऑफ सच एपिफेनीज का मतलब होता है बहुत ही विशिष्ट। इसको अपन विशिष्ट कह सकते हैं भैया ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विशिष्ट। यानी मेरा जो अंटार्कटिका का अनुभव है बड़ा ही शानदार, बड़ा ही विशिष्ट है भाई। कैसे? बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट, लेकिन जो सबसे मुख्य घटना कब घटित हुई? वो तब हुई जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्किल एट 65.55 डिग्रीज साउथ। ये वास्तविक जो आनंद वाली घटना थी वो उस समय घटी जब हम 65.55 डिग्री अंटार्कटिका के सर्किल पर पहुंचे थे। यानी अंटार्कटिका का जो अपने पास चक्कर शुरू होता है, जहां से अंटार्कटिका शुरू होता है, वहां जो जो डिग्री है अपने पास ये, वहां पर हमारे पास क्या है कि जो बढ़िया घटना थी, आनंददायक घटना, वो वहां पे घटी। क्या घटी? द सोकास्की हैड मैनेज्ड टू वेज हरसेल्फ इनटू ए थिक व्हाइट स्ट्रेच ऑफ आइस बिटवीन द पेनिनसुला एंड द टेडपोल आइलैंड। यानी पेनिनसुला टेडपोल आइलैंड के बीच में क्या हुआ कि अपने पास बर्फ की मोटी चट्टान आ गई भी, तो वहां पे अपने पास इसको वेज करना पड़ा। वेज का मतलब रोकना पड़ा, घुमाना पड़ा सोकास्की को। तो बर्फ को तो जाएगी नहीं, क्योंकि बर्फ की जो अपने कहते हैं कि देश के जितनी बड़ी होती है, आपको याद होगा वो अपने पास कौन सा जहाज था, टाइटैनिक, उसमें एक अपने पास ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो वही अपने पूरे जहाज को ले डूबा था। तो ऐसे तो बड़े बड़े आ जाते हैं। हाँ, विच वाज प्रिवेंटिंग फ्रॉम गोइंग अवे एनी फर्दर, जो हमारे सामने आ गया वो हमें आगे जाने से रोक रहा था भाई। अब आगे जाने से रोक दिया तो हमारे तो जहाज को रोकना पड़ेगा। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न राउंड एंड हेड बैक नॉर्थ। बाद में कैप्टन ने कहा कि भाई हमें वापस मुड़ना पड़ेगा, हम नॉर्थ से चलेंगे, ऐसे कहा उसने, उत्तर से चलेंगे। बट बिफोर वी डिड, लेकिन इससे पहले कि हम ऐसा करते, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड, इससे पहले हमें दिशा निर्देश दिए गए भाई। क्या? टू क्लाइंब डाउन द गैंगप्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशियन। इससे पहले कि हम ऐसा करते, हमें संकेत दिया गया, हमें दिशा निर्देश दिया गया कि हमें, गैंगप्लैंक क्या होता है भाई? जहाज़ों से नीचे उतरने का जो तख्ता सा होता है उसको कहते हैं, उसके सहारे हम उतरकर ओशियन पे चल सकते हैं। महासागर यानी बर्फ जमी हुई थी तो उस पर चल सकते हैं। सो देयर वी वर, और इसीलिए हम वहां पर थे। टोटल कितने? ऑल 52, ये नाम याद रखना भाई, कितनी संख्या है? टोटल है 52। किटेड आउट इन गोरटेक्स एंड ग्लेयर्स, वहां पर हम गोरटेक्स और ग्लेयर जो चमक थी वहां पे बर्फ की, वहां पर उतरे भाई। इसके बाद वॉकिंग ऑन द स्टार्क वाइटनेस, और बहुत ही तीक्ष्ण जो सफेद वहां पे फैला हुआ था अपने पर्यावरण, यानी बिल्कुल चारों तरफ सफेद ही सफेद था, वहां पर हम चले भाई। दैट seems टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, जो कि हमें लगा कि भाई चारों तरफ यही फैला हुआ है, क्योंकि बर्फ ही बर्फ थी वहां पे। इसके बाद अंडरनीथ, हमारे नीचे, ओवर फीट, हमारे पैरों के नीचे, वाज ए मीटर थिक
यहाँ पर ध्यान रखना, मीटर आइस पैक, यानी कहने का मतलब हमारे पैरों के नीचे जब हम उतरे तो उसके नीचे 1 मीटर मोटी बर्फ की चट्टान जो परत थी वो फैली थी। अब एक मोटी बहुत पक्की होती है भाई, क्योंकि वो बर्फ जमी 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 रहती है। तो एंड अंडरनीथ दैट, और उसके नीचे, यानी 1 मीटर, ये सपोजिंग करो 1 मीटर अपने पास ये बर्फ है, और इसके नीचे की बात करूं, इसके नीचे की, तो क्या था वहां पे, हाँ 180 मीटर्स ऑफ द लिविंग, यानी उसके नीचे अपने पास 180 मीटर ऑफ लिविंग, 180 मीटर नीचे लिविंग जिंदा थे, क्या थे, ब्रीदिंग, वो सांस ले रहा था, साल्ट वाटर, और इसके नीचे 180 मीटर तक, 180 मीटर तक है अपने पास नमकीन पानी है, वो सांस ले रहा था, चल रहा था। इन द पेरीफेरी crab-eater seals were stretching and sunning themselves on ice floes much like stray dogs will do under the shade of the banyan tree। अगर बात करें इसकी तो अपने पास क्या, इन द पेरीफेरी, पेरीफेरी का मतलब परिक्षेत्र की बात करते हैं, पेरीफेरी का मतलब ये जैसे स्थान है इसके चारों तरफ ही। हाँ, उसके बाद क्या है, क्रेब ईटर, क्रेब ईटर क्या होता है, केकड़ा सील जो होते हैं, केकड़े सील बोलते हैं भाई उनको, है ना, वर स्ट्रेचिंग, वो अपने आप को फैलाए हुए थी भाई, ये अपने समुद्री जीवक केकड़ा जिसको अपने बोलते हैं वो क्रेब ईटर, क्रेब का मतलब होता है केकड़ा, और सील यानी अपने पास सील जो जानवर होता है उसके जैसा। ये क्या कर रहे थे, ये अपने आप को वहां पे फैलाए हुए थे बर्फ पे और धूप सेक रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अपने गांव में अपने पास क्या होता है, जो आवारा कुत्ते हैं बड़ के पेड़ के नीचे लेटे होते हैं, बिल्कुल वैसे वहां पे क्रेब ईटर, ये ध्यान में रखना भाई, क्रेब ईटर, ये प्रश्न आएगा। इसके बाद इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ द रिवेलेशन, ये किसी प्रकार का अपने पास, रिवेलेशन का मतलब होता है खुलासा, ये कोई एक खुलासा नहीं था भाई अपने पास, वैसे ऐसे बातें थी वहां पे देख रहे थे। एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, बस ये खुलासा नहीं है भाई, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये बता रहा है, ये हर चीज क्या है, जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं आगे, आगे बात करें तो क्या, 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मेनी इकोस्फीयर लेटर, यानी कहने का मतलब 9 समय जोन है, 6 चेक पॉइंट है, 3 पानी की जो बॉडीज है, क्षेत्र है वो, और कई इकोस्फीयर पारिस्थितिकी जो पर्यावरण है, क्षेत्रीय है, उनके बाद में आई वॉज स्टिल वंडरिंग, मैं अभी भी आश्चर्यचकित था, अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन द प्ले ऑन आवर प्लेनेट, कि हमारे इस ग्रह पर जो बैलेंस बना हुआ उसको देख के मैं बड़ा आश्चर्यचकित था भाई। हाउ वुड इट बी इफ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस, क्या होगा, ये ध्यान में रखना, कंडीशन है, हाउ वुड इट बी इफ अंटार्कटिका, अगर अंटार्कटिका है वो पहले की तरह गर्म स्थान बन जाता है, दैट इट वंस यूज्ड टू बी, जैसे कि पहले कभी हुआ करता था, शुरू में पढ़े हैं भाई, विल वी बी अराउंड टू सी इट, क्या हम इसे देख पाएंगे, नहीं, और वुड वी हैव गॉन द वे द डायनासोर्स, या हम वैसे ही चले जाएंगे जैसे हमारी पृथ्वी से डायनासोर्स गायब हो गए। मेमोन्स, मेमोन्स क्या होते हैं, वो जो विशाल का हाथी जिनके बड़े बड़े सींग होते थे ना, वो हाथी है, वो चले गए। इसके अलावा वूली राइनोस, वूली यानी बड़े बड़े वो जो बालों वाले राइनोस थे, है ना, गेंडा थे, वो चले गए। क्या हम भी ऐसे चले जाएंगे, हुज टू से, कौन कहे भाई, कौन कह सकता है, कोई नहीं कह सकता। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स विथ ए बंच ऑफ द टीनेजर्स, लेकिन एक टीनेजर्स के झुंड के साथ कुछ समय बिताने के बाद में, कितने 2 वीक्स है भाई, ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आएगा। Who still have the idealism to save the world, जिसके अंदर अभी भी आदर्शवाद है भाई, जो कि अपने पास आदर्शवाद रखे हुए हैं कि हमें दुनिया को बचाना है, सेव द वर्ल्ड। ऑल आई कैन से इज दैट a lot can happen in a million years, कि अपने पास 1 मिलियन वर्ष में बहुत कुछ घटित हो सकता है, बट what a difference a day makes, लेकिन क्या एक दिन उसमें बदलाव करता है, यानी एक दिन क्या बदलाव करता है, ये बातें अपने पास क्या, 100 यानी 10 लाख वर्षों में तो बहुत कुछ घटित हो जाता है, लेकिन एक दिन का क्या प्रभाव होता है वो हमें यहाँ जाने के बाद में पता चलता है। इस तरीके से आपका ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। क्या हो गया भाई, इसका सारांश तो मैंने समझा दिया अब आपके, है ना, सारांश समझा दिया, तो अब क्या बात करने वाले हैं, सारांश हो गया। अब हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। इसके अलावा हम बात करें अपने पास क्वेश्चंस के बारे में, वो भी बात करने वाले हैं, सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपने पास, कहाँ से, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। जो पहला प्रश्न दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन, यानी लेसन के लेखक कौन है, मैंने बताया था
आपको प्रत्येक चैप्टर के लेखक का नाम याद रखना जरूरी है। हाँ सर याद आया, आपने तो तिसानी जोशी सा नाम लिया था। हाँ बिल्कुल वही है भाई, तिसानी जोशी है आप लोगों के पास। कौन? अपने इस चैप्टर के ऑथर। चलो पढ़ते हैं। What does the lesson revolve around? अच्छा कोई पूछ ले ये चैप्टर जो पढ़ी हुई किसके आसपास घूमता है रे? जैसे कोई कहानी होती है, एक राजा था, जैसे अपनी टाइगर किंग है। अब कोई पूछे ये जो टाइगर किंग चैप्टर है वो कहाँ के राजा के आसपास घूमता है, तो वो प्रतिबंधपुरम के राजा के आसपास ही तो घूमता है पूरा चैप्टर। तो ऐसे अपने पास ये चैप्टर भी है भाई, कहाँ किसके आसपास घूमता है, तो ये आपके पास ऑप्शन ये रहा भाई, क्या है? द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रिजर्व्ड प्लेस अंटार्कटिका के आसपास से घूमता है, इसका वर्णन ही करते हैं हम। अब देखो बात करते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द जर्नी टू द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रिजर्व्ड प्लेस अंटार्कटिका। अच्छा क्या उसका उद्देश्य क्या था भाई इस यात्रा का? इस यात्रा का उद्देश्य क्या था? वो अपने पास था टू इनहेंस द यंग्स माइंड टुवर्ड द क्लाइमेटिक चेंज। अपने पास में जो बड़ा ऑप्शन है उसको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ ना, इसका आंसर हो जाएगा ये। यानी कहने का मतलब है अपने पास जो यंग माइंड्स है, आप जैसे माइंड्स हैं, उनके दिमाग में अपनी क्लाइमेटिक जो चेंज होता है, जलवायु में जो परिवर्तन होते हैं, उनके बारे में उनको समझ देना है। द नेम ऑफ द रशियन रिसर्च वेसल। अच्छा प्रश्न बढ़िया है, मैंने तो बताया था। कब बताया था सर? हाँ सर पहले ही लाइन में बता दिया जब नाम आया एकेडमिक सोकोल्स्की। मैंने कहा था नाम याद रखना भाई। तो ये इसका नाम क्या था? उस रशियन वेसल जहाज का क्या नाम था भाई? हाँ उसका नाम था सर एकेडमिक सोकोल्स्की। सोकोल्स्की जो भी है आपके सामने है। अब बात करें, ये मत कर देना क्योंकि उसकी जो स्पेलिंग है वो AK है, ACA नहीं है, और वास्तविक की जो मीनिंग होती है एकेडमी की वो ACA होती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना ना, ये मत कर देना, ये है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेज। अच्छा अपने पास वो जो लकड़ियाँ जलाते हैं नहीं जलाते, अपने फ्यूल्स जलाते हैं, इनसे कौन सी गैस निकलती है सर? बताया तो हाँ। अच्छा वो कार्बन डाइऑक्साइड निकला सर? हाँ बिल्कुल यही निकलती है, बड़ी सोच लेते हो। अरे हाँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। रिलीज का मतलब बाहर निकलना। फॉलोइंग गैस कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मैंने एक गैस का नाम लिया था। कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है? जो मुख्यतः कारण है वो आपके पास क्लोरीन नहीं है, ओजोन नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है। याद रह जाएगा सर, बिल्कुल याद रहेगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर हेडिंग टुवर्ड। ऑथर ने एक बात कही थी, अगर हम इसी तरीके से चलेंगे तो जो सारे प्राणी हैं वो अपने पास बढ़ रहे हैं, किस तरफ? अपने अंत की और एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं भाई, है ना? अपने पास जो अंत होता है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाई इज अ विजिट टू अंटार्कटिका इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा अंटार्कटिका की विजिट करना क्यों आवश्यक है भाई? ये जानने के लिए कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, विश्वीय अपने पास तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। क्योंकि हियर वन कैन सी क्विकली मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड द कोलैप्सिंग आइस शेल्वेज। यानी कहने का मतलब वहाँ पे अपने पास ग्लेशियर्स को पिघलता देखता है, अपने बर्फ की चट्टानों को टूटते देखता है, तो ये सब कुछ होता है। इट इज, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है भाई, यही ऑप्शन है आपके पास, तो ये कर देते हैं, ये ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज देयर इन द अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में क्या है भाई? मेंस हिस्ट्री, मानव का इतिहास दफन है क्या? नहीं। स्नोज यानी बर्फ का इतिहास पढ़ते हैं? नहीं। जियोग्राफिकल भौगोलिक पढ़ते हैं क्या? नहीं। जियोलॉजिकल पढ़ते हैं सर। जियोलॉजिकल और जियोग्राफिकल में अंतर, ये अपने पास पृथ्वी का है, ये जियोलॉजिकल भूगर्भिक है ना? तो ये अपने पास हो जाता है ये, तो क्या हो जाएगा? जियोलॉजिकल हिस्ट्री ट्रैप्ड है अंटार्कटिका में। नेक्स्ट बात करते हैं, अंटार्कटिका स्टोर्स अबाउट आइस ऑफ द अर्थ टोटल आइस। प्रश्न आया था, मैंने कहा था ये ध्यान में रखना। हाँ अब ध्यान में हो कि नहीं ये मुझे नहीं पता। मैंने कहा था कि पूरी पृथ्वी की, संपूर्ण पृथ्वी की इतनी आइस अपने अंटार्कटिका में जमी है, तो वो कितनी है? 90% है भाई। इसके बाद है अंटार्कटिका इज एन आइडियल प्लेस टू स्टडी। अच्छा अंटार्कटिका के बारे में बात करते हैं, उसका अध्ययन करने से हमें क्या पता चलता है? क्या पता चलेगा? तो देखो मैथमेटिक्स नहीं होता है, जियोग्राफी नहीं होता है, जियोमेट्री नहीं होता है, इन्वायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल यही पढ़ने के लिए जाते हैं अपन। वहाँ पे क्या इन्वायरमेंटल और क्लाइमेट चेंज वहाँ पे अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट है अंटार्कटिका डज नॉट हैव। अच्छा अंटार्कटिका में क्या नहीं है भाई? ऑक्सीजन है कि नहीं है? बिल्कुल है। बायोडाइवर्सिटी
एयर और वाटर, तो पानी भी है एयर भी है, बस बायोडाइवर्सिटी नहीं है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? जैव विविधता होती है। सर जैव विविधता का एक्सप्लेन करो थोड़ा सा, तो बताता हूँ। वहाँ पे अपने पास कोई पेड़ पौधे नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं है, कोई एक आध जीव जंतु है, तो बायोडाइवर्सिटी में कमी है, वहाँ पे नहीं है। हाउ डिड द ऑथर फील ऑन द रीचिंग अंटार्कटिका? अंटार्कटिका पे पहुंचने के बाद में लेखक को कैसा महसूस होता है? देखो अंटार्कटिका पे उसको बड़ा ही आराम महसूस होता है, ग्रेट रिलीफ महसूस होता है, तो इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। चलो फिर, वाई इज अंटार्कटिका द राइट प्लेस टू अंडरस्टैंड द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर? अच्छा अंटार्कटिका क्यों है भाई सबसे बढ़िया स्थान पृथ्वी के पास्ट को, प्रेजेंट को समझने के लिए, फ्यूचर को समझने के लिए? बिकॉज 500,000 ईयर्स कार्बन रिकॉर्ड्स आर ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस। बिल्कुल यही हो जाएगा भाई, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें, ऑफ आइस है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। वैसे आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन ही पूछ सकता है, हाँ मैं इसीलिए बता रहा हूँ। वाई हैज द ऑथर कॉल्ड हर जर्नी एज जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ? अच्छा वो अपनी यात्रा को दुनिया के अंत की यात्रा बताता है। कारण क्या है भाई इसका कारण बिकॉज इट वॉज टू फार, बहुत ज़्यादा दूर है, बिल्कुल। बिकॉज नो ह्यूमन रेस आर और प्लांट्स एग्जिस्ट, और वहाँ पे कोई मानव भी नहीं है, कोई पौधे भी नहीं है, बिल्कुल सही। क्रॉसेस 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज एंड मेनी इकोस्फीयर्स टू रीच देयर। बिल्कुल ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट द फूड चेन ऑफ द इंटायर साउथर्न ओशियन इज मेंटेन्ड बाय सिंगल सेल्ड। अच्छा एक कोशिकीय पादप का नाम आया था जो कि अपने पास संपूर्ण दक्षिणी जो महासागर है उसकी फूड चेन, भोजन श्रृंखला को बनाए रखता है। फूड चेन क्या होती है? भोजन श्रृंखला होती है, और फाइटोप्लैंक्टन उस घास का नाम है जो अपने पास बनाए रखती है। अंटार्कटिका इज एट द अर्थ। अच्छा अपन बात करें अपने पास अंटार्कटिका पृथ्वी के कहाँ है भाई, बताऊं? थोड़ा सा ध्यान में आया होगा, हाँ अपन ने बनाया था भाई, ये अपने पास पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा, ये अपने पास ग्रीनविच रेखा, करक रेखा, मकर रेखा, और ये दक्षिणी ध्रुव है, तो यहाँ पे आपके पास अंटार्कटिका है, तो साउथ पोल पे हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या है देखे, हाँ कहाँ पे, ये रहा भाई आपके पास, ये आ जाता है आंसर साउथ पोल पे है, तो ये हो गया। दुनिया का जो पृथ्वी का अंत है वो साउथ पोल पे है। वन कैन लर्न मोर अबाउट द प्लैनेट्स इफ वन ट्रेवल्स टू। अच्छा पृथ्वी के बारे में कब जान सकता है? अगर वो यात्रा करे तो। प्रश्न वही है, पूछने का तरीका बदल रहा है बस। तो अंटार्कटिका है भाई, अंटार्कटिका जाकर वो अपने पास अध्ययन जान सकता है पृथ्वी के बारे में। स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम वाज हेडेड बाय। अच्छा बढ़िया प्रश्न है, किसके द्वारा हेडेड किया गया था? इब्राइट के द्वारा, जॉनसनल जो अपने भाई, ये जॉनसन है भाई यहाँ पे, है ना, जॉनसन के द्वारा नहीं, बिल्कुल अलेक्जेंडर के फ्लेमिंग के द्वारा नहीं, जोफ ग्रीन के द्वारा, बिल्कुल ये रहा अपने पास उत्तर, जोफ ग्रीन के द्वारा हेडेड किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट वाज गोंडवाना? गोंडवाना क्या था? गोंडवाना सर एक भूखंड था, तो इसमें कुछ दिया, एंशिएंट टूरिस्ट प्लेस नहीं था, एन एंशिएंट सिटी इन अंटार्कटिका नहीं था, एन एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट था ये भूखंड, हाँ वही होता है। सुपर कॉन्टिनेंट का मतलब महाद्वीप मतलब द्वीपों का महाद्वीप। चलो रे मैं भी क्या क्या बोल रहा हूँ। व्हाट वर द राइटर्स फीलिंग ऑन रीचिंग द कॉन्टिनेंट पे पहुंचने के बाद में लेखक की क्या भावनाएं थी? बहुत हर तरीके से पूछ लिया इस क्वेश्चन को, तो बहुत ही आरामदायक और अमेजमेंट थी, अमेजमेंट बिल्कुल आश्चर्यजनक, बिल्कुल उत्साहित। व्हाट इज फाइटोप्लैंक्टन? प्रश्न वही, पूछने का तरीका अलग है। ये अपने पास साउथर्न ओशियन घास है भाई, हाँ माइक्रोस्कोपिक ग्रासेस है, तो यहाँ पे ये ओएसिस नहीं है भाई, ये अपने पास ओशियन है यहाँ पे एन, ये ओशियन है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये है आप लोगों के पास क्या है, ये छोटी घास है, एक वन सेल, यानी अपने पास सिंगल सेल का मतलब तो एक कोशिकीय पादप है। What does the author compare the running and the stretching of creditor seals to? अपने पास ऑथर है वो अपनी जो क्रेबिटर्स है उनकी तुलना करता है, जो सील्स है ना क्रेबिटर, वो केकड़े सील को देखा था वहाँ पे, उनकी तुलना करता है। हाँ सर बताया तो था, वो बरगद के नीचे कौन बैठे रहते हैं? अरे आवारा कुत्ते बैठे रहते हैं, है ना। तो अपने पास 2 स्ट्रे डॉग्स, ये रहा। वी मस्ट विजिट अंटार्कटिका इफ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ्स। हमें पृथ्वी अंटार्कटिका के भ्रमण करना चाहिए अगर हम पृथ्वी का जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? पृथ्वी के बारे में।
तो उसका प्रेजेंट जानना चाहते हैं, पास्ट जानना चाहते हैं और फ्यूचर जानना चाहते हैं, तो हमें अंटार्कटिका की सैर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बात करें, इन गोंडवाना द एनिमल्स फाउंड वर, अच्छा अपने पास अपने एक बात हुई थी कि गोंडवाना के समय अपने पास वहाँ पे कौन से जानवर पाए जाते थे। हाँ सर आपने नाम तो लिया था, डायनासोर्स थे और मेमन्स कुछ कर था, बिल्कुल दोनों थे भाई। क्या थे, तो ये आ जाएगा आपके पास, मेमन्स और डायनासोर्स, ये दोनों हैं। द नरेटर ट्रेवल्ड इन ए कार एन एरोप्लेन एंड ए शिप फॉर, शुरू में बात हुई थी कि अपना ऑथर जब वास्तव में अंटार्कटिका पे पहुंचा तो उस 100 घंटे की, चलो मैंने बता दिया कि अच्छा उसने कार के द्वारा यात्रा करी, शिप के द्वारा यात्रा करी और जहाज एरोप्लेन के द्वारा यात्रा करी। टोटल कितनी यात्रा करी उसने, 100 घंटों की यात्रा करी थी भाई। हाँ, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, ये पर्सन कंफ्यूजन करोगे आप, 100% ही करोगे रहे। ये कह रहा है कि गोंडवाना कितने दिनों तक, कितने वर्षों तक अस्तित्व में रहा, तो ये अपने पास 500 मिलियन ईयर्स, 500 मिलियन ईयर्स तक अपने अस्तित्व में रहा था, ये मत कर देना 550। इसके बाद द ऑथर इज फ्रॉम साउथ इंडिया हु आर, अच्छा अपने ऑथर कहाँ से थे, वो दक्षिणी भारत से थे। और वो क्या करते थे, दक्षिणी भारत के लोग क्या थे, किसके पुजारी, मून वर्षी पर चंद्रमा के पुजारी थे, सन वर्षी पर सूर्य के पुजारी थे, ओशियन वर्षी पर महासागर के पुजारी थे, या ट्री वर्षी पर या पेड़ों के पुजारी थे। नहीं, वो सूर्य के पुजारी थे। मैंने कहा था ना दक्षिण के लोग सुबह उठते ही सूर्य को नमस्कार करते हैं, वो करते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा ये। अब बात करते हैं, द आइसबर्ग रिकॉर्डेड लार्जेस्ट वाज द साइज ऑफ, एक बात आई थी क्या कि मैंने कहा था वो जब अंटार्कटिका में सबसे बड़ी जो बर्फ की चट्टान मापी गई थी, ग्लेशियर मापा गया था, तो वो कौन से देश के बराबर था भाई, कौन से देश के बराबर नाम आया, हाँ सर बेल्जियम नाम लिया था, बिल्कुल, तो ये रहा बेल्जियम ऑप्शन में। द नरेटर स्टार्टेड हर जर्नी फ्रॉम, अच्छा नरेटर ने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करी, हाँ सर आपने बताया तो था, वो 13.09 डिग्री हाँ उत्तर में शुरू की थी भाई, है ना, उत्तरी अक्षांश से, ये उत्तरी अक्षांश से शुरू करी थी भाई, उत्तरी अक्षांश से। कहाँ था सर, मद्रास था, हाँ याद आ गया भाई, चलो बहुत अच्छी बात है, याद आ गया, तो नहीं याद आया तो मैं बता देता हूँ, ये रहा, मद्रास से यात्रा उसने शुरू करी थी। नेक्स्ट बात करें, वेयर डज 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस एग्जिस्ट, प्रश्न वही, पूछने का तरीका अलग है। अपनी पृथ्वी की टोटल आइस कहाँ जमा है, कहाँ जमी हुई है, अंटार्कटिका कहाँ पे, ये रहा भाई, अंटार्कटिका में जमी हुई है, तो ये तो कर दोगे। वाई इज अंटार्कटिका कंप्लीटली प्योर, अंटार्कटिका बिल्कुल शुद्ध स्थान है, क्यों, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी नहीं है रहे, बिकॉज ऑफ आइस नहीं, बिकॉज ऑफ एवलेंचेज नहीं, बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ग्लेशियर्स नहीं, बिकॉज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस, अरे मानव का वहाँ पे अस्तित्व नहीं है, इसीलिए वो है, क्योंकि मैंने बताया है आप लोगों को, इंसान एक ऐसा प्राणी है जो अपने पास पृथ्वी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। इसके बाद इफ वन वांट्स टू स्टडी द प्रेजेंट पास्ट एंड द फ्यूचर ऑफ द अर्थ इट इज पॉसिबल ओनली एट, अगर कोई अपनी पृथ्वी के भूत को जानना चाहता है, भूत यानी घोस्ट नहीं रहे, भूत का मतलब पुराना जो समय है वो जानना चाहता है, आज क्या हो रहा है वो जानना चाहता है, और आगे क्या होगा ये जानना चाहता है, तो ये केवल संभव है, कहाँ संभव है, अंटार्कटिका में। पूछने का तरीका ही अलग है बस, और बाकी प्रश्न वही है। नेक्स्ट है, लिटिल चेंजेस इन द इन्वायरमेंट कैन ओनली बी स्टडीड इन अंटार्कटिका बिकॉज, अच्छा छोटे छोटे चेंज भी बदल अपन स्टडी में कर सकते हैं, कहाँ, अंटार्कटिका में, क्योंकि क्या है, लार्ज CO5, इसलिए नहीं, सिंपल इकोसिस्टम एंड द लेक ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा भाई, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास सिंपल सी बायोडाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम है, और वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की कमी है, जैव विविधता की कमी है, और जहाँ पे जैव विविधता की कमी है वहाँ पे हम आराम से कुछ भी अध्ययन कर सकते हैं। द सिंगल सेल्ड प्लांट एट अंटार्कटिका इज, क्या है भाई, ये प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो देखो मैं बता देता हूँ, आपसे इससे भी पूछ सकता है ये क्या, कि वो जो ग्रास ऑफ द सी वो है आपके पास क्या, अपने पास सिंगल सेल्ड, ये क्या है, ये पूछ रहा है कि सिंगल सेल्ड प्लांट पौधा क्या है, तो वो समुद्री घास है, ऐसे भी पूछ सकता है। फर्दर डिप्लेशन इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ, अगर बात करें अपने पास ओजोन परत में थोड़ी सी और कमी हो गई तो क्या होगा, ब्लू व्हेल प्रभावित होगी, नहीं, फोटोसिंथेसिस प्रभावित होगी, नहीं, अपने पास फाइटोप्लैंक्टन जो है ना वो प्रभावित होगी, छोटी सी घास, एक कोशिकीय पादप है भाई,
हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन द एक्सपेडिशन, उस दल में कितने लोग थे, मैंने बताया था, राउंड किया था, करा है कि नहीं करा है, पर याद कौन करे हमारे गुरुजी, अरे तो याद तो था नहीं करना पड़सी, उसमें 52 कैंडिडेट थे। वट वॉज अंडर द फीट ऑफ द स्टडी टीम, अच्छा उस अध्ययन करने वाली टीम, यानी वो जो लोग 52 लोग थे, जब वहाँ पे बर्फ आ गया उनके जहाज के आगे, बोले कि एक बार आप नीचे उतर के देख लो, है ना, तो उनके नीचे क्या था, उनके नीचे क्या थी, 1 मीटर मोटी बर्फ की परत थी, तो ये रही आपके पास आंसर, है ना। 1 मीटर थिक आइस पैक था। हु वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग, अच्छा कौन अपने आप को फैले हुए थे और अपने आप को धूप सेक रहे थे, तो बात कर देते हैं क्रेबेटेड सील थी भाई, तो ये आंसर आप लोग कर लेना, है ना, हाँ कर लेंगे सर। दे क्रॉस्ड द टाइम जोन्स विच वर, अच्छा उन्होंने समय जोन पार करे थे भाई, कितने समय जोन, हाँ सर 9 समय जोन पार करे थे, तो ये रहा आपका आंसर। अरे वाह सर, मैं तारीफ कर लेता हूँ ना अपने आप की। विच जियोग्राफिक, हाँ जियोग्राफिकल लोकेशन इज रिफर्ड टू एज द एंड ऑफ द अर्थ इन द चैप्टर, पर्सन वही है रे, उत्तर मतलब पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया है, क्या बदला है, पूछ रहा है जियोग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो वो कौन सी है जिसको हम कह सकते हैं कि वो दुनिया का अंत है, क्या है, तो साउथ पोल, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जैसे ये आप लोगों के पास है ना, तो ये साउथ पोल है, ये दुनिया का अंत है भाई, ये बताया गया अपने इस चैप्टर में, तो यही हम कर देंगे, तो साउथ पोल हो जाता है आपका आंसर। चलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एपिफेनी, एपिफेनी का मीनिंग क्या होता है, अचानक जो खुशियां मिलती है, अचानक जो खुलासा होता है उसको कहते हैं भाई, तो आपके पास इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ए मोमेंट ऑफ सडन एंड द ग्रेट रिवेलेशन ऑफ द और रियलाइजेशन, जब आपको खुद को अचानक महसूस होता है, अचानक पता चलता है भाई, वो होता है। ये आपके शायद, हाँ ये प्रश्न पूरे हो जाते हैं भाई, यहाँ पे कहाँ पे, चलो इसको कंप्लीट कर देते हैं। थक गए रे यार पढ़ाते पढ़ाते, कोई बात नहीं है, आप लोगों के लिए थकान भी क्या चीज़ है, दूर हो जाएगी, आप तो बस अपना प्यार दे दो बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए रहे, आप देखा करो, कमेंट वगैरह तो कर दिया करो आप लोग। चलो प्रश्नों की बात करते हैं, इसके प्रश्नों की बात करें, हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन काइंड, अब ये प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, सेम प्रश्न आगे भी आएगा, चिंता मत करो मैं, यानी अपने पास जो जियोलॉजिकल फिनोमेना है वो हमें सहायता कर सकता है, कैसे, मनुष्य का इतिहास जानने के लिए, कैसे, देखो द जियोलॉजिकल फिनोमेनन हेल्प्स अस अबाउट द एज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन रेस ऑन द अर्थ, सबसे पहले तो हम ये जान सकते हैं कि मनुष्य का इतिहास कितना पृथ्वी पे, 650 मिलियन ईयर्स एगो, 650 मिलियन साल पहले नो ह्यूमन रेस एग्जिस्टेड, कोई मनुष्य नहीं था ऑन द अर्थ बिकॉज द एनवायरमेंट वाज नॉट फेवरेबल, क्योंकि पर्यावरण है वो फेवरेबल में नहीं था। After that time, when the dinosaurs were wiped out, the mammals started existing, and after the separation of the landmass, the human race started flourishing on the earth। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट आर द इंसिडेंट्स फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ह्यूमन काइंड, भविष्य की मानव प्राणी के लिए क्या संकेत है, संकेत है बहुत ही बुरे संकेत है, देखो द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन, भविष्य के लिए, हाँ भविष्य का भी, द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमन काइंड कैन गेट इन डेंजर इफ द एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अदर पॉइजनस गैसेज गो ऑन इन द सेम मैनर, यानी कहने का मतलब अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जहरीली गैसें इसी प्रकार से निकलती रही, इसी प्रकार से हम छोड़ते रहे, इसी प्रकार से हम उसका प्रोड्यूस करते रहे, तो आने वाला जो भविष्य है इंसानों का वो खतरे में है, ये कह रहा है। These gases डिप्लेट द ओजोन लेयर, सबसे पहले तो अपने पास ओजोन लेयर को प्रभावित करेंगी, उसमें कमी लाएंगी। दिस कॉजेज द ग्लोबल वार्मिंग, इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। इंक्रीज्ड टेम्परेचर कैन मेल्ट द आइस ऑफ द अंटार्कटिका, इससे अंटार्कटिका की बर्फ पिघलेगी, एंड कॉजेज द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, और इससे पर्यावरणीय समस्याएं पैदा होगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मैं लिख देता हूँ, हाँ लिखना जरूरी है आप लोगों के लिए। वाई इज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, औसतन तापमान क्यों बढ़ रहा है भाई, देखो द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग प्राइमरीली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, सबसे पहले मैंने बता दिया भाई मनुष्य बहुत जहरीला प्राणी है, हाँ ये इसके कारण बढ़ रही है। दैट रिलीज लार्ज अमाउंट्स ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा ग्रीन हाउसेज गैसेज है वो प्रोड्यूस करता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन इनटू द एटमॉस्फेयर।
द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रेप्ड इन अंटार्कटिका, हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रेन यूजफुल टू अस। हाँ भाई, बात करें अपने पास कि द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रेप्ड, यानी अपने पास विश्व की जियोलॉजिकल हिस्ट्री यानी भूगर्भिक जो इतिहास है वो अंटार्कटिका में दफन है। कैसे? देखो, द स्टडी ऑफ द रेन ऑफ अंटार्कटिका गिव अस इनसाइट इनटू द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री। भाई हमें जियोलॉजिकल हिस्ट्री है उसके बारे में ज्ञान प्रदान करती है। कैसे? बताता हूँ। इट गिव्स एन आइडिया हाउ द अर्थ वाज लाइक, क्योंकि हमें एक विचार देती है कि पृथ्वी कैसी थी बिफोर इट ड्रिफ्टेड इनटू कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज, यानी महाद्वीपों में और देशों में बंटने से पहले कैसी थी। इट शोज हाउ स्लाइट चेंजेस इन द क्लाइमेट कैन चेंज द शेप ऑफ द रेन, और ये हमें ये भी बताता है कि किस प्रकार से एक हल्का सा परिवर्तन भी हमारे जो क्षेत्र है उसको आकार प्रकार दे देता है। इट गिव्स द explanation how the climatic conditions of the earth were not favorable for life before, और हमें यह भी बताता है कि पृथ्वी पहले कैसे अपने जीवन योग्य नहीं थी पुराने ज़माने में, पुराने समय में, ज़माना नहीं रहा इस समय। एंड हाउ स्लोली राइजिंग टेम्परेचर मेड अर्थ ए प्लेस टू सस्टेन लाइफ, और किस प्रकार से अपने पास स्लो राइजिंग टेम्परेचर का मतलब होता है धीमा जो टेम्परेचर बढ़ता है वो कैसे अपने पास पृथ्वी को एक स्थान बना देता है जहाँ पे जीवन संभव होता है। ऑल सिगरेट्स आर एम्बेडेड इन द लेयर्स ऑफ द आइस इन द फॉर्म ऑफ 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स, और ये सारा कुछ रिकॉर्ड कहाँ मिलता है? ये हमें मिलता है लगभग 5 लाख साल पुराने कार्बन के जो रिकॉर्ड है वो उन बर्फ में जमे हुए हैं, दबे हुए हैं। What are Geoff Green's reason for including high school students in the students on ice expedition? भाई जॉफ ग्रीन का क्या लक्ष्य था बच्चों को वहां ले जाने का? आ गया अपनी समझ में सर, वो उनको समझ देना चाहता था, ज्ञान देना चाहता था। चलो ठीक है, ये पढ़ते हैं भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना भाई। हाँ, जॉफ ग्रीन टुक द हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू ऑन नहीं, ये ऑन है भाई, वन नहीं है, to on end of the world to provide them the opportunity to develop the respect and the understanding for the earth, यानी पृथ्वी के लिए समझ और उसके प्रति सम्मान उनके दिमाग में विकसित करने के लिए वो उनको लेके जाता है। He wanted to make the future policy makers to experience how difficult it would have been for the earth to sustain life by rising its temperature, और वो उनको इसलिए भी लेकर जाता है ताकि वो जान सके कि अपने पास तापमान बढ़ने से कैसे अपने पास पृथ्वी पे जीवन है वो कठिन हो रहा है। He wanted them to understand that any interference in the nature can cause drastic mishappenings in the future when the students see the ice shelves melting and collapsing। हाँ, जब अपने पास छात्र वहाँ पे ये देखते हैं बर्फ़ का पिघलना देखते हैं, टूटना देखते हैं, तो वो समझेंगे कि अपने पास जान पाएंगे कि कैसे अपने पास हल्का फुल्का जो चेंजेस होता है कैसे विनाशकारी मिस हैपनिंग्स होती है वहाँ पे। दे कैन एस्टिमेट द काइंड ऑफ द एनवायरमेंटल ट्रबल्स अहेड इन देयर फ्यूचर, और इस प्रकार से वो भविष्य में इन्वायरमेंटल जो समस्याएं उनके बारे में बातचीत करेंगे, उनके बारे में विचार विमर्श करेंगे। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, यानी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो, बड़ी चीज़ें अपना ध्यान बना अपने आप सुधर जाएंगी। व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अंटार्कटिक इन्वायरमेंट, अंटार्कटिक जो पर्यावरण है वो अपने पास कैसे संदर्भित है इस कथन में? चलो बताते हैं। दिस स्टेटमेंट हैज ग्रेट रिलेवेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अंटार्कटिक इन्वायरमेंट, बड़ा ही संदर्भित है, प्रासंगिक है। क्यों? ए स्मॉल चेंज इन द एनवायरनमेंट कैन गिव राइज टू द ड्रास्टिक डेवलपमेंट्स, बिल्कुल विनाशकारी विकास हो सकता है। विनाशकारी विकास का मतलब विनाश हो सकता है। अंटार्कटिका हैज ए स्मॉल बायोडाइवर्सिटी, एक स्मॉल डाइवर्सिटी, एंड वहाँ पे डाइवर्सिटी नहीं है, मतलब जैव विविधता नहीं है। द एग्जाम्पल ऑफ द स्मॉल ग्रास कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन कैन बी स्टडीड इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में हम एक छोटी सी सिंगल सेल्ड घास है उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। These microscopic grass undergo the process of the photosynthesis and serve as food for the number of the marine birds and animals, यानी समुद्र के पशु पक्षियों को ये जो घास है वो भोजन उपलब्ध करवाती है। The author says if there is further depletion of the ozone layer, अगर थोड़ा सा और क्षरण होता है ओजोन लेयर में, it will affect the phytoplankton and the carbon cycle on the globe, इससे कार्बन साइकिल अपने पास क्या है, कार्बन साइकिल वो प्रभावित होगा।
सो इफ वी टेक केयर ऑफ दैट प्रोसेस कैरिड और बाय दीज स्मॉल ग्रासेस, अगर अपन इन छोटी छोटी घास का ध्यान रखेंगे, आर कैरिड और प्रॉपरली आउट पे ध्यान रखा जाएगा, द बिगर एनिमल्स और बर्ड्स विल फॉल इनटू द प्लेस ऑन देयर ओवन। तो जो बड़े जानवर पक्षी पक्षी हैं वो अपना ध्यान, पशु पक्षी रे ध्यान रख लेंगे। मैं भी थक गया रे। चलो, वाई इज अंटार्कटिका इज द प्लेस टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर। क्यों आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है, रिवाइजेबल है, तो ये ध्यान में रखना भाई, है ना। मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट। अंटार्कटिका गिव्स अस एन आइडिया हाउ द अर्थ वुड हैव बीन लाइक मिलियन ईयर्स एगो, यानी वर्षों पहले कैसे हुआ करती थी, एंड हाउ इट गॉट डिवाइड इनटू द वेरियस अर्थ मासेज, और कैसे अपने पास भूखंड बनते हैं। ये सारे विभिन्न प्रकार के डिवाइडेड इनटू टुकड़ों में जो भूखंड है उनमें बढ़ जाती है। द मेल्टिंग एंड द कोलाइडिंग आइस मासेज आल्सो गिव अस एन इनसाइट इनटू हाउ और फ्यूचर इज गोइंग टू बी, और जो बर्फ का पिघलना, उनका टूटना बिखरना है, वो हमें बताता है भविष्य कैसा होने वाला है। इफ यू कंटिन्यू विथ इंटरफेरेंस इन द वर्किंग ऑफ द नेचर, अगर हम इसी प्रकार से काम करते रहे तो हमारा भविष्य है वो कैसा होगा भाई। मोरओवर, इसके अतिरिक्त अंटार्कटिका होल्ड्स इनटू द डेप्थ्स ऑफ द इट्स आइस 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स। जाहिर सी बात है, वही बात बोल रहा हूँ, 5 लाख पुराने कार्बन के रिकॉर्ड हैं, विच आर हेल्पफुल इन द अंडरस्टैंडिंग द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ। देयरफॉर अंटार्कटिका इज द प्लेस विच रिवील्स और पास्ट, शोज और प्रेजेंट एंड विजुअलाइज और फ्यूचर। एक और है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, व्हाट आर द फाइटोप्लैंक्टन्स, इंपॉर्टेंट है भाई, अब की बार आ सकता है ना। हाउ आर द इंपॉर्टेंट टू ओवर इकोसिस्टम, फाइटोप्लैंक्टन क्या है, वो हमारे इकोसिस्टम के लिए कैसे उपयोगी है। देखो, द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन आर टाइनी फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स लाइफ ऑन द सी, यानी समुद्र में एक सेल्ड, सिंगल सेल्ड है क्या, नहीं है, टाइनी है भाई, छोटे घास है, पौधे हैं, पादप है। द नरिश एंड द सस्टेन द इंटायर साउथर्न ओशियंस फूड चेन, और ये पूरे दक्षिणी प्रशांत जो महासागर है उसकी फूड चेन, भोजन श्रृंखला को बनाए रखते हैं। दे आर सिंगल सेल्ड प्लांट्स एंड द यूज द एनर्जी ऑफ द सन टू एसिमिलेट कार्बन, यानी कार्बन छोड़ने के लिए, सप्लाई करने के लिए ऑक्सीजन एंड सिंथेसाइज कंपाउंड, वो सारे ये काम करती है भाई। 10 बार समझा दिया। डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर that protect us from the harmful rays of the sun adversely affect the activity of the phytoplankton. Any further depletion in the ozone layer will hamper their activities, which in turn is bound to affect the growth of the marine animals and the birds and even the global carbon cycle. Thus, to save the big organism, the small organism need to be cared for because even minor changes have huge repercussions. तो भाई ये मैंने समझा दिया, बहुत बार समझा दिया है, तो मुझे लगता है यहाँ पे आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। हाँ सर, समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने आपका ये चैप्टर है प्रश्नों के माध्यम से भी रिवाइज करवा दिया है। हर चीज़ हमारी रिवाइज हो चुकी है। अब वो तो होता नहीं है मेरे से कि मैं 10 मिनट में पूरा चैप्टर पढ़ा के वो सब कुछ कर दूँ, रहे बता बतू के नके कर दूँ, वो तो होता नहीं है मेरे से। मेरा काम क्या है कि आप लोगों को बिल्कुल एक्सप्लेन करते हुए बिल्कुल डिटेल से समझाना मेरा काम होता है। अब आप लोगों को क्या चाहिए कि 10 मिनट में पूरा चैप्टर हो जाए, तो वो तो मेरे बस की है नहीं, है ना। तो ये आप लोगों को जो 10 मिनट में चैप्टर पढ़ाते हैं, तो एक बात ध्यान से सुन लो मेरी। क्या है सर? तो देखो, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है ना। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता के लिए आपको लंबी यात्रा करनी पड़ती है, तब जाके आपको सफलता है वो मिलती है। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को शॉर्टकट लेना चाहिए, क्योंकि 10 मिनट में जो पढ़ते हो वो 10 मिनट लायक ही होता है, और जो डिटेल से पढ़ते हैं वो हमारा भविष्य तक है वो काम में आता है। तो आज की क्लास को बस यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी हो जाएगी। इसके बारे में और भी हम थोड़ी बहुत और बातें कर सकते थे, लेकिन नहीं। अब आज की इस क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।